वॉर होने के बावजूद भी गोल्ड नीचे गया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से गोल्ड क्या ट्रैजेक्टरी लेगा? तो सोना सेफ हेवन है, बट वो सेफ हेवन तभी है जब हमारा रोटी कपड़ा मकान तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही है। तो अगर किसी देश को अपनी एनर्जी खरीदने के लिए सोना बेचना पड़ेगा तो वो बेचेगा, हथियार खरीदने के लिए सोना बेचना पड़ेगा तो वो बेचेगा। कौन कौन से लेवल पे एक्चुअली स्कैम हो सकता है कस्टमर के साथ? एक कंज्यूमर जब जाके किसी ज्वेलर के पास जाएगा और मुझे बोलेगा कि मुझे बाय और सेल दोनों के प्राइस बता दो, तो कोई भी ज्वेलर आपके साथ गलत स्कैम कर ही नहीं सकता। एनी 2-3 पॉइंट्स व्हिच यू वांट पीपल टू रिमेंबर कि जब वो सिल्वर खरीदने जाए तो ये गलतियां ना करें। सिल्वर में आप दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। जब भी सिल्वर खरीदने जाएं आप उसको एक शर्ट या आउटफिट समझ के खरीदिए। आपको माइंड में ये होना चाहिए कि आई एम बाइंग इट फॉर ए पर्पस ऑफ फैशन ओनली। जब आपको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगेन बाय द रॉ सिल्वर और द ETFs, बस दैट्स इट। ये लैब ग्रोन डायमंड्स क्या है और कैसे उसको एक रिटेल इन्वेस्टर को, बायर को यूज करना है? लैब ग्रोन डायमंड्स ऑब्वियसली लैब में मेड डायमंड्स हैं, उनको लैब ग्रोन डायमंड्स बोले जाते हैं। अब मुझे लगता है लैब ग्रोन नहीं बोलना चाहिए, उनको फैक्ट्री मेड बोलना चाहिए, बिकॉज अब ऐसा तो कोई रेयरिटी रही नहीं है। इफ ए नेचुरल डायमंड वाज ट्रेडेड एट 40% डिस्काउंट, लैब ग्रोन डायमंड वाज ट्रेडेड एट 70% डिस्काउंट। कैसे डायमंड को अप्रोच करना चाहिए? बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि एक 100-year रिटर्न ऑफ डायमंड इज ऑलमोस्ट जीरो। एक कंज्यूमर डायमंड ज्वेलरी खरीदने जाता है, सबसे पहले उसके माइंड में ये होना चाहिए कि अगेन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो एक लग्जरी स्टेटमेंट पीस लेने जा रहा है। आप एक एक्सपेंसिव लग्जरी खरीद रहे हैं, उस लग्जरी को आप इन्वेस्टमेंट के साथ कभी भी रिलेट ना करें। तो डायमंड ऑलवेज डेप्रिशिएट्स, इट डज नॉट एप्रिशिएट। क्यों? क्योंकि जैसे सबके फैमिली ज्वेलर होते हैं, मेरा कोई नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई डिपेंड अपॉन अ ब्रांड कि मैं बड़े ब्रांड के पास जाऊं? देखिए, मुझे ये लगता है कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड हर हाउस होल्ड में मिलते हैं, चाहे वो ज्वेलरी में मिले या इन्वेस्टमेंट में मिले। पर एज अ कंज्यूमर हमारे साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो सकते हैं जब हम गोल्ड, सिल्वर और डायमंड खरीदने जाते हैं। वो क्या स्कैम्स होते हैं? कहां पे जो है हम गलत डिसीजंस ले सकते हैं ज्वेलरी लेने से पहले? कैरेट्स क्या होते हैं? उसके बाद प्योरिटी क्या होती है? गोल्ड का रेट कैसे असेस होता है? जीएसटी कितना लगता है? इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है? मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं? जीरो मेकिंग चार्जेस का स्कैम क्या है? सिल्वर लेते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? डायमंड में कट क्या होती है? क्लैरिटी क्या होती है? बाप रे, इतने सारे प्रश्न जिसका जवाब मिलना एक जगह पे नामुमकिन है, पर उसी नामुमकिन को हमने आज एब्सोल्युटली मुमकिन कर दिया है। क्योंकि इस एपिसोड में आपको एंड टू एंड नॉलेज मिलेगी कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं और गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सारे टर्म्स हमने इसमें डीमिस्टिफाई कर दिए हैं, डिकोड कर दिए हैं, ताकि आप भी एक राइट तरीके से गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी खरीद सके। और इसके लिए आज मैंने इन्वाइट किया है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और हाउस ऑफ रिंग्स के फाउंडर सुमित को। तो सुमित जी का करीबन 20-25 साल का एक्सपीरियंस है स्पेशली डायमंड्स में, और उनका 50 साल का लेगेसी बिजनेस रहा है गोल्ड एंड डायमंड्स में। तो आज उनके साथ बैठ के मैंने डिकोड किया है कि ये जो गोल्ड, सिल्वर में होता है या डायमंड में होता है, कहीं आपके साथ वो गलत चीजें ना हो जाएं। ये सारा जो है एक मास्टर क्लास है अराउंड गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड बाइंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा, कुछ बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बन सकते हैं इसमें, और अगली बार जब आप खरीदने जाएंगे तो आप मोर नॉलेजेबल होंगे और आप राइट क्वेश्चंस पूछ सकेंगे ताकि आप राइट चीज खरीद सकें। तो एपिसोड शुरू करते हैं, बट आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 10% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब दबा के घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसा अमेजिंग एपिसोड मिस ना। आइए मिलते हैं सुमित से। तो सुमित जी, थैंक यू सो मच, आप संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे आए। आज जो है ना हम बात करेंगे एक रिटेल इंडिविजुअल जब ज्वेलरी खरीदने जाता है जी, तो उसको क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है गोल्ड में, सिल्वर में, ये सब चीज़ों पे, और कैसे वो अपने आप को बचा सकता है कोई भी स्कैम होने से, बिकॉज हमें पता है काफ़ी स्कैम्स होते हैं। पर पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर को लेके काफ़ी अटकलें लगती रहती हैं, कभी गोल्ड ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। वॉर होने के बावजूद भी गोल्ड नीचे गया है, ऑलमोस्ट अपने हाई से 20% नीचे। तो आपका क्या व्यू है एज अ पर्सन हु इज इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग? आपको क्या लगता है कि यहाँ से गोल्ड क्या ट्रैजेक्टरी लेगा, सिल्वर क्या ट्रैजेक्टरी लेगा? थैंक यू संजय जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और जैसे हम लोग ना पिछले 1 साल से देख रहे हैं, जब से ट्रंप अपने पावर में आए हैं तब से हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टेरिफ वॉर्स और सिल्वर की कंजम्पशन के ऊपर तमाम तरह की रील्स देख रहे हैं, और इनकी तेज़ी भी हमने बहुत अच्छी से देखी। और हमने एक बात को अच्छे से समझ लिया कि जहाँ पे भी अनसर्टेनिटीज़ होंगी, जहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देगी, तो हमें लगेगा कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर एसेट क्लास की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पहली बार हम पिछले 1 महीने से वॉर के दौरान ऐसा देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, पूरी तरह से युद्ध हो रहा है, तमाम तरह के 15-20 देश इन्वॉल्व हो गए हैं, और उसके बाद भी गोल्ड लगातार गिरता जा रहा है। तो इन माय ओपिनियन एनर्जी की जो जहाँ पे बात आ गई है, ईरान के इन्वॉल्वमेंट से पूरे वर्ल्ड में एक एनर्जी क्राइसिस हो गया है। तो सोने को हम खा तो नहीं सकते, तो सोना सेफ हेवन है,
बट वो सेफ हेवन तभी है जब हमारा रोटी कपड़ा मकान तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही हैं। अभी यहाँ पे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं होती है तो आदमी सबसे पहले सोना ही बेचता है, चाहे वो फिर वो एक इंडिविजुअल घर है किसी का या वो एक देश है। तो अगर किसी देश को अपनी एनर्जी खरीदने के लिए सोना बेचना पड़ेगा तो वो बेचेगा, हथियार खरीदने के लिए सोना बेचना पड़ेगा तो वो बेचेगा। इन दो रीजंस की वजह से लोग अपना सोना सेल कर रहे हैं और एनर्जी खरीद रहे हैं और हथियार खरीद रहे हैं युद्ध को चालू रखने के लिए। इस वजह से ग्लोबल सेलिंग हो रही है गोल्ड में और उसकी वजह से लगातार गोल्ड और सिल्वर दोनों ही गिरते जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी वॉर ने थोड़ा ब्रेक भी लिया है, एक पोज ट्रंप ने घोषित कर दिया है, ऑल्दो ईरान कह रहा है कि हम ऐसे पोज नहीं लेंगे, हमें ये कंडीशंस हमारी पूरी करो, हमारा डैमेज कंप्लीट कराओ, आपने खामखा हमें वो कर दिया। ट्रंप के भी बयान बड़े चाइल्डिश होते हैं, कभी वो कह देते हैं कि मेरे डिफेंस सेक्रेटरी ने बोल दिया इसलिए मैंने अटैक कर दिया है, आई वॉज नॉट विलिंग टू अटैक। सो इस तरह के चाइल्डिश बिहेवियर अमेरिका की तरफ से आ रहा है, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। कभी गोल्ड एकदम से दोबारा 20,000 बढ़ भी गया बॉटम से और फिर से दोबारा से ऐसा हो सकता है कि 5-6 हज़ार घट जाए। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को मैं ये सजेस्ट करूंगा स्टे इन्वेस्टेड। इस तरह की र्यूमर्स आती रहेंगी, कभी बाजार तेज जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो र्यूमर से ना डरें, इन्वेस्टेड रहें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपने की है, आपने कोई यहाँ पे ट्रेडिंग या सट्टा बाजारी नहीं की है कि आप एक महीने में एकदम से बेच देंगे, तेज होएगा तो ले लेंगे। तो आप काम रहिए। जब आपने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो लॉन्ग टर्म सोच के किया है। तो अपने स्टे इन्वेस्टेड, हर बॉटम पे आपको और खरीदना चाहिए। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसको चंक्स में डिवाइड करके लगाते रहिए। गोल्ड और सिल्वर तो दोबारा शाइन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज भी फिजिकली गोल्ड और सिल्वर की डिमांड वैसी ही क्राइसिस में है जैसी पहले थी। आज भी गोल्ड और सिल्वर उस तरह से अवेलेबल नहीं है जैसे पहले अवेलेबल नहीं था। तो जैसे ही वॉर स्टॉप होगा, जैसे ही सिचुएशंस नॉर्मल होंगी, फिर से कंट्रीज़ अपने रिजर्व्स को दोबारा रिगेन करेंगी, फिर से गोल्ड और सिल्वर की शॉर्टेज होगी और फिर से भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये जो दुबई एज अ हब लॉजिस्टिकली काफ़ी इफेक्ट हुआ ये वॉर की वजह से, डू यू थिंक उसमें भी कोई रोल, बहुत बड़ा रोल है? बिकॉज इंडिया में भी जो सोना है उसमें से करीबन 70-80% सोना तो जो है वो इंपोर्ट ही होता है जी। तो आपको लगता है ये दुबई के ब्लॉकेज की वजह से भी कुछ अनअवेलेबिलिटी हुई और प्राइस? सर मुझे ये लगता है कि इंडिया एज ए कंट्री इस टाइम बहुत अपने आप को बचा के चल रहा है और बहुत तेज़ी से राइज भी कर रहा है। एक उसका दरवाज़ा कहीं पे भी बंद होता है, चाहे वो डॉलर्स के लिए बंद हो, चाहे वो एनर्जी के लिए बंद हो या गोल्ड के लिए बंद हो। तो हमारी गवर्नमेंट इस टाइम जो रनिंग गवर्नमेंट है वो इतनी एक्टिव है कि वो पहले से प्लान कर लेती है कि हमारे पास इसका सेकेंडरी सोर्स क्या बनेगा। तो अगर दुबई का एक लॉजिस्टिक बंद भी होगा तो हो सकता है थाईलैंड से चालू हो जाए, हो सकता है कि स्विट्जरलैंड से चालू हो जाए, हो सकता है हम रशिया से चालू कर लें। तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों की वजह से अभी इंडिया कहीं रुकने वाला है। पर आप वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर हैं ज्वेलरी के, तो आप जब सोर्सिंग करते हैं गोल्ड की या जो भी आप करते हैं तो उसमें आपको कहीं दिक्कत दिख रही है या वहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। हाँ, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन से रिटेल में एकदम से ग्राहकी कम हो जाती है जी। आदमी तेजी में निकलता है, जैसे बाजार तेजी की तरफ भागता है तो रिटेल कंज्यूमर निकलता है कि हम पीछे ना रह जाएं। फोमो की वजह से वो लोग बाहर निकलते हैं और अपनी कंजप्शन के लिए आते हैं। लेकिन जब भाव गिर रहा होता है तो हर आदमी थोड़ा सेफ हो जाता है कि यार अभी तो गिर रहा है, जब पूरा गिर जाएगा तब लेंगे। तो जब 130-129 तक MCX पे गोल्ड चला गया तब लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सेंटिमेंट्स बहुत वीक थे कि गोल्ड शायद अब 1.25 लाख के नीचे चला जाएगा, 1 लाख तक भी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वॉर पोज हुआ उसी टाइम गोल्ड ने 10,000 की तेज़ी दिखा दी और विद इन 3-4 डेज 15-20 हज़ार की तेज़ी आ गई। तो उस तेज़ी के आने के बाद से फिर से कंज्यूमर निकल के आ गया। तो ये जनरली ट्रेंड देखा गया है। जबकि वॉरेन बफेट हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं कि सस्ता खरीदो, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। बट वो ह्यूमन साइकोलॉजी को कोई चेंज नहीं कर सकता। हम जब फेयरफुल होते हैं सारी दुनिया, तब हम भी फेयरफुल रहते हैं। जब सारी दुनिया ग्रीडी होती है तब हम ग्रीडी बन जाते हैं। मतलब पीक पे बाय करेंगे, बॉटम पे सेल करेंगे। इसलिए आम निवेशक पैसा नहीं बना पाता। हाँ, इसलिए पैसा नहीं बनता। अच्छा, अब हम आते हैं कि पहले ना एक टर्म यूज होता था, यार ये तो खरा सोना है जी, 24 कैरेट गोल्ड है। बिल्कुल। तो पहले तो ये कैरेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अगर हम आम निवेशक को समझाएं जो आज ज्वेलरी लेने जाता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि आज एंड टू एंड जी ज्वेलरी लेने, इस वीडियो के बाद कोई ज्वेलरी लेने जाए तो उसके साथ स्कैम ना हो। तो ये आज हमारी वीडियो का ऑब्जेक्टिव है जी। तो आप बताइए ये कैरेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जी, मैं ना संजय जी एक बहुत बड़ी बात आपको एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि हम किसी को कितना भी एजुकेट कर लें, लेकिन ना स्कैम होने का एक मेन मकसद होता है कि जब आदमी को थोड़ा सा सचेत होना जरूरी है कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती या बहुत ऑफर्स ऐसी मिल रही हैं जो आपको रियलिस्टिक नहीं लग रही। आज गोल्ड का रेट मान लो 1,45,000 रुपये 10 ग्राम का है और आपको कोई 1,35,000 में प्योर गोल्ड दे रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे मना कर दो कि नहीं यार कुछ ना कुछ दिक्कत ही पाएगी। जब बाजार का रेट 1,45 में है तो आधा टका 1 टका कोई सस्ता दे देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 10,000 रुपये सस्ता दे। हम कहते हैं कि जैसे जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। बिल्कुल। तो आप तुरंत वहाँ पे आप सचेत हो जाते हो कि नहीं यार ये सुंदर लड़की है तो शी इज ए स्कैम।
स्कैम। सो सिमिलर गोज विद द ज्वेलरी ऑल्सो। तो जब मैं काम सीखता था तो मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई कि ज्वेलरी इतनी जटिल है कि आप उसको कितना भी समझ लो, आप जब भी खरीदारी करने जाएं, एज ए होलसेलर ऑल्सो उन्होंने मुझे समझाया, जब भी खरीदारी करने जाएं तो आप 50% अपनी नॉलेज और अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिए, और 50% जिस गद्दी पे बैठे हैं, जहाँ पे जिस ब्रांड पे आप सामान ले रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। देखिए, मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे बच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज्वेलरी इतनी जटिल है, जिसको चोरी करनी है वो चोरी कर ही लेगा, वो ज्वेलर या वो रिटेलर। तो एक आम आदमी को समझ पाना वो चीज़ों को बहुत मुश्किल है। जैसे अब हम कैरेट की बात से शुरू करते हैं, पहले हम पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। तो कैरेट क्या होता है? एक कैरेट जो प्योरिटी मीटर है जी। तो 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड, इट मीन्स इट हैज़ 100% ऑफ गोल्ड प्योरिटी, ओके, राइट। अब 24 कैरेट की ज्वेलरी जनरली नहीं बनती, बन सकती है बट जनरली नहीं बनाते हम, क्योंकि उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ लो हो जाती है। तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसके अंदर कुछ अलॉय मिलाए जाते हैं। वो अलॉयज चांदी के, तांबे के, कैडमियम के, जिंक के, निकल के, कोबाल्ट के, किसी भी तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें उसकी फिनिश कैसी चाहिए। समझ गया। इफ़ यू वांट व्हाइट गोल्ड तो हम निकल कोबाल्ट ज़्यादा डाल देंगे, इफ़ यू वांट रोज गोल्ड तो हम कॉपर कंटेंट ज़्यादा होगा। इस तरह से कलर ऑफ गोल्ड हम कोई भी अचीव कर सकते हैं, रेड कलर भी अचीव कर सकते हैं, ऑरेंज भी अचीव कर सकते हैं, ग्रीन गोल्ड भी बाजार में आता है। तो एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए, उस रिजल्ट के ऊपर हम अलॉय मिक्स करते हैं, एंड इट चेंजेस द कलर ऑफ द गोल्ड परमानेंटली। ओके। जब तक हम उसको दोबारा रिफाइन नहीं करेंगे तब तक उसका कलर चेंज ही रहेगा, चाहे आप उसको काट के देख लो, मेल्ट कर लो, आप कुछ भी कर लो, कलर उसका रोज गोल्ड या व्हाइट गोल्ड ही रहेगा, राइट। सो कैरेट से हमें ये समझ में आता है कि प्योरिटी का मीटर कितना है। 24 कैरेट मीन्स 100% गोल्ड, 22 कैरेट मीन्स 92% गोल्ड, 916 होता है, उसको बाजार में जब ट्रेड करते हैं तो 92%। तो हम ये कह सकते हैं जैसे 100 डिवाइड बाय 24 इनटू द डिजायर्ड कैरेट 22 हो गया। तो हर कैरेट मतलब 4.16 या 4 पॉइंट समथिंग के आसपास, 24 चौक 96 तो लगभग उतना ही आएगा। तो उससे आप मल्टीप्लाई करके कैरेट का प्योरिटी मीटर निकाल सकते हैं जी। ये होता है के से जो शुरू होता है कैरेट, एक कैरेट सी से शुरू होता है। अच्छा। वो डायमंड की वेट के लिए डिनोट होता है। चलो उस पर भी हम आएंगे, उसमें बाद में आएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कैरेट देखते हैं कि कितने प्योरिटी का हम गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उसका हॉलमार्क हम चेक करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा इसको और मैं डीप डाइव करता हूं कि आपने कहा 91.6 हो जाता है 22 कैरेट, तो यानी 8.4% उस ज्वेलरी में अशुद्धियां हैं जी, बिल्कुल इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कोई सिल्वर हो गया, कोबाल्ट, निकल, बेस्ड ऑन व्हाट कलर इज डिजायर्ड। यस, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसमें आ गया। अब 92% से ही आपका गोल्ड का रेट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि 24 कैरेट का सही रेट क्या है जी। आप जितने ज्वेलर्स के पास जाएंगे, हर ज्वेलर के पास उसका रेट अलग होगा जी। अब 24 कैरेट का रेट निकालने का सिंपल तरीका होता है, जो भी कोमेक्स पे गोल्ड आ रहा है, कोमेक्स पे, ओके, कोमेक्स पे फॉरेन गोल्ड जो होता है और एमसीएक्स गोल्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है। तो कोमेक्स गोल्ड को अगर हम डॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फॉर एग्जांपल लेट्स से आज उदाहरण के तौर पे $5,000 का चल रहा है, ठीक है, और हम 100 रुपीज पर डॉलर अपना डॉलर का प्राइस मान लेते हैं, ओके, 90 मान लेते हैं, मोदी जी गुस्सा ना हो जाए ठीक है, एक 90 का एग्जांपल ले लेते हैं, 90 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 5,000 इंटू 90 करेंगे, 4.5 लाख हो गया, 4.5 लाख हो गया। ये आया गोल्ड का रेट आ गया आपका इंडियन रुपीज में पर ट्रॉय ऑन्स, ओके। अब ट्रॉय ऑन्स में एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान, गोल्ड वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, शायद 31.01 होता है, ठीक है। तो 31 ग्राम्स जो है, जितना भी ट्रॉय ऑन्स में जितना गोल्ड होता है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे 6% कस्टम ड्यूटी, ओके। फिर उसके बाद कुछ सेस ऐड होता है, ठीक है। फिर जीएसटी ऐड होता है 3%, ओके। और कुछ इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होती है, 6% हमने कस्टम ड्यूटी ऐड की, कुछ इंपोर्ट का खर्चा अलग से होता है, वो ऐड होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी इंडियन एमसीएक्स की, ठीक है। तो अब इंडियन एमसीएक्स जो है वो भी 24 कैरेट का रेट नहीं होता, वो एक हमें इंडिकेटिव रेट मिल गया हमें कि 24 कैरेट का रेट इसके आसपास होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 ज्वेलर्स को फोन करना पड़ेगा और आपको रेट निकालना पड़ेगा कि आज 24 कैरेट का क्या रेट है। इसका भी आगे आपको सत्यापन करना है कि क्या सही रेट है। तो आप बोलो कि मुझे बेचना है। एक कंज्यूमर जब जाके किसी ज्वेलर के पास जाएगा और मुझे बोलेगा कि मुझे बाय और सेल दोनों के प्राइस बता दो, तो कोई भी ज्वेलर आपके साथ गलत स्कैम कर ही नहीं सकता। गॉट इट, ये बहुत अच्छा हैक है। ये बहुत अच्छा हैक है कि आप जाके पूछो कि मुझे 100 ग्राम गोल्ड बेचना है या मुझे 10 ग्राम की अपनी ज्वेलरी बेचनी है, व्हाट इज द बाइंग प्राइस एंड ऑल्सो टेल मी द सेलिंग प्राइस। तो आपको 100-200 रुपये इधर उधर में ही आदमी प्राइस बताएगा ना, आपको गलत प्राइस बता ही नहीं पाएगा। तो 24 कैरेट का रियल गोल्ड प्राइस आपके पास आना बहुत ज़रूरी है। ये स्कैम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबली भी होता है। आप दुबई में भी जाके लोग सस्ती ज्वेलरी जो लाते हैं कि हमको जीरो मेकिंग पे ज्वेलरी मिल गई, हमको फ्री में मिल गई, वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं। आप समझिए जीरो मेकिंग पे ज्वेलरी मिल ही नहीं सकती। देयर इज नो मशीन इन द वर्ल्ड विच इज मेकिंग ज्वेलरी फॉर द फ्री, राइट। सो कहीं ना कहीं तो वो आपके साथ स्कैम कर ही रहा है। नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, हम फाइनेंस में कहते हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम कर ही रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि
हमें 24 कैरेट का ही प्योर गोल्ड का रेट नहीं पता, उसके बाद हमें कन्वर्जन नहीं पता 22 कैरेट की, फिर लोग कई बार जीएसटी जो कि गोल्ड में ऑलरेडी ऐड होता है उसके ऊपर डबल जीएसटी लगा देते हैं। ओह अच्छा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोमेक्स गोल्ड को जब हम मल्टीप्लाई करके एमसीएक्स गोल्ड तक लाएंगे तो उसमें जीएसटी इंक्लूड करेंगे, तो नाउ गोल्ड प्राइस इज हैविंग जीएसटी इंक्लूडेड इन दैट प्राइस। अच्छा। अब अगर ज्वेलर आपसे बिल लेते हुए ज्वेलरी में 3% और ऐड कर देता है तो उसको मेकिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने 24 कैरेट का रेट आपको गलत बता दिया, उसको मेकिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने 22 कैरेट का कन्वर्जन 92 से ना करते हुए 97 से कर दिया, उसको मेकिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। Got it. राइट, सो यही होता है। आप जो भी बोर्ड देखते हैं 0% फ्री, 0% मेकिंग, 2% मेकिंग, 1% मेकिंग, आपको वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो सुमित जी एक काम करते हैं, एक एक लेवल पे चलते हैं और जितना जैसे कौन कौन से लेवल पे एक्चुअली स्कैम हो सकता है कस्टमर के साथ। जैसे आपने बोला 91 की जगह 97 कर दिया, तो लेट अस टेक ईच ऑफ द केस और उस केस में कस्टमर को क्या एक्शन लेना चाहिए कि उसके साथ वो गलती ना हो, स्कैम ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योरिटी की। ठीक है। तो 24 कैरेट का गोल्ड रेट आपको एग्जैक्ट पता होना जो बहुत ज़रूरी है, और उससे आप डिराइव कर लेंगे कि जो भी कैरेट आप ले रहे हैं उसका गोल्ड का रेट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लिया। सेकंड स्टेप पे आप उसकी प्योरिटी को, अच्छा ओके, सेकंड स्टेप पे सबसे पहले आपने गोल्ड का रेट सर्टेन कर लिया कि गोल्ड का रेट यही है, बाय और सेल दोनों का रेट पता करके या कॉमेक्स से ड्राइव करके, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि प्योरिटी को आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि प्योरिटी कितनी है। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आप हॉलमार्क चेक करेंगे। हॉलमार्क के लिए आपका BIS का लोगो होना जरूरी है और ज्वेलरी पे HUID का नंबर होना जरूरी है। ठीक है। 5 डिजिट का एक न्यूमेरिक नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक, और उस न्यूमेरिक नंबर को, अल्फा न्यूमेरिक नंबर को आप BIS की ऐप पे डाल के जब आप चेक करेंगे तो आपको ज्वेलरी की फोटोग्राफ और उसका वेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, राइट। तो ये ट्रैकिंग एक बहुत अच्छी ट्रैकिंग है। इसमें ज्वेलर आपके साथ जनरली डिफॉल्ट नहीं कर सकता HUID होने की वजह से। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है डिफॉल्ट होने का कि किसी ने जो ज्वेलरी है उसकी स्किन, मतलब गोल्ड की जो ऊपर की लेयर है वो तो प्योर है, 22 कैरेट है, जो उसके नीचे है वो हो सकता है कि कॉपर हो पूरा ही, उसको जैसे जनरली बंधेल ज्वेलरी बोला जाता है। अब जहाँ पे कुछ मतलब 90% ज्वेलर्स ऐसा नहीं करते, जो एस्टेब्लिश ज्वेलर्स है वो कभी भी चीटिंग करने की कोशिश नहीं करते। मार्जिन किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ना कुछ होते हैं जिनका सामान बहुत ज़्यादा सस्ता है या जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फिशी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको अल्ट्रा थोड़ा सा सचेत होना पड़ता है। तो आप वहाँ पे अल्ट्रा अवेयर होके जब आप कैरेट मीटर पे अपनी ज्वेलरी को रीटेस्ट कर लीजिए। ओके। आपने हॉलमार्क भी चेक कर लिया, उसके बाद आप बोलोगे हमें कैरेट मीटर पे एक बार ये ज्वेलरी को रीचेक करा दो। तो हर ज्वेलर के पास कैरेट मीटर होता है लगभग अब हर किसी के पास है, और नहीं तो आप पास के किसी भी तनिष्क या किसी भी बड़े ब्रांडेड स्टोर पे जाके चेक करा सकते हैं। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा कि मैं रिटेलर जनरली अलाउ कर देगा अगर वो सच्चा इंसान है तो। अगर वो इतना सच्चा है तो उसके पास वैसे तो कैरेट मीटर होगा ही होगा, ठीक है। और अगर उसके पास नहीं है तो वो अलाउ कर देगा। नहीं तो आपने खरीद लिया उसके बाद आप जाके चेक कर सकते हैं इमीडिएटली और वापस आ सकते हैं कि आपने मेरे साथ ये गलत किया, आप ये अपनी ज्वेलरी वापस ले लीजिए, मेरा रिफंड कर दीजिए। उसको वो रिफंड करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप अपने आप को अवेयर रखिए। एक दो बार जब आप चेक कर लेते हो तो यू बिल्ड ए ट्रस्ट विद द ज्वेलर, और आपको पता लग गया कि यार मैं सही जगह आ रहा हूँ, आई एम इन द सेफ हैंड्स। यहाँ पे मेरे साथ 1-2% का मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है, बट मेरे साथ चीटिंग नहीं हो सकती, राइट। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक स्टोरी है। मेरे पास गुड़गांव से एक कस्टमर आए जी, और वो बोले कि मेरे को 100 ग्राम गोल्ड बेचना है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छे रेट है, आपको बेच देना चाहिए। उसी टाइम गोल्ड कल परसों दोबारा बढ़ा था, तो वो उनके पास 1-1 ग्राम के सिक्के थे 100, छोटे छोटे सिक्के। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि आपके पास ये 1-1 ग्राम के सिक्के इतने आए कहाँ से। बोले मेरे पास एंसेस्ट्रल हैं। तो मैंने कहा कि वो मेरे पुराने जानकार थे तो मुझे कोई तरह का शक नहीं था। मैंने कहा ऐसे एंसेस्ट्रल थे आपके पास, तो उस टाइम तो गिनिया बनती थी, अलग तरह के सिक्के बनते थे। मेरे को भी 20 साल हो गए ज्वेलरी में, तो आई कुड आइडेंटिफाई कि ये एंसेस्ट्रल नहीं है, ये नए बने हुए हैं। बट ठीक है, सामने कोई ट्रस्टेड पर्सन बैठा था तो मैंने उनसे साथ बहस नहीं की। हमने उसको गोल्ड के सिक्कों को वो बोले हम मेल्ट करके देंगे आपको। तो आई वॉज हैविंग मेल्टिंग मशीन एट माई शोरूम, तो मैंने उनके सामने वो उनको भी उसी सोफे पे बिठाया, वहीं पे मैं बैठा, और मैंने बाई चांस, बिकॉज वो मेरे लिए खास थे, तो मैंने खुद ही अपने हाथ से और उनके हाथ से डलवा के गोल्ड को मेल्ट किया जी। फॉर माई सरप्राइज गोल्ड मेल्टिंग के बाद उसमें आया 0.25%, जो उनके हिसाब से 24 कैरेट था। 0.25% गोल्ड था, 1 कैरेट भी नहीं था। 1 कैरेट भी नहीं था, एवरीथिंग वॉज कॉपर। सो मेरे मोबाइल में रिपोर्ट है अभी भी वो, तो 0.25% गोल्ड था। ही वॉज सो सरप्राइज्ड कि मैंने कहा आप किससे लिया आपने। अब आप मेरा शुक्र मनाइए, मतलब मेरे लिए शुक्र की बात ये थी कि मैंने सारा प्रोसेस उनके सामने किया है। अदरवाइज आई कुड हैव बीन मिसट्रस्ट हो जाता कि आपने कुछ मिक्स किया है इसके अंदर या आपने बदल दिया मेरा सामान। तो सब कुछ उनके सामने होने की वजह से आई वॉज सेव्ड। उनके सामने ही हमने टेस्टिंग की कैरेट मीटर पे,
और ये इस तरह का स्कैम भी लोगों के साथ होता है। अब किसी की हार्ड एंड मनी होगी, उन्होंने वो पैसा खर्च करके इन्वेस्ट किया और गोल्ड खरीदा कि मेरे लिए किसी सेफ टाइम में काम आएगा, तो और वो सारा पैसा ज़ीरो हो गया। तो कई बार ना हम एक एंड कंज्यूमर कच्चे लालच में कि मेरे को 2% सस्ता मिल रहा है या मेरे को यहाँ पे गोल्ड का रेट फ्री जैसा मिल रहा है, उसके चक्कर में हम कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं अपना झोला उठा के, और जब वापस आते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ गलत सामान ही होता है। वो आज नहीं पता लगता, वो उस टाइम पता लगता है जिस समय हमें उस सोने की ज़रूरत होती है। इसको सोने को हम कहते हैं आधी रात का गहना। इसीलिए कहा जाता है कि आधी रात को आपकी ना प्रॉपर्टी लिक्विड हो सकती, ना आपके स्टॉक मार्केट से पैसा रिफंड हो सकता, ना बैंक से आप पैसा निकाल सकते। किसी भी दुकान पे जाओगे, शटर उठा के रात को भी बोलोगे ना कि भाई मुझे इमरजेंसी है, मेरे को हॉस्पिटल का बिल पे करना है, या मेरे को पुलिस से किसी को बेल कराना है, या आई डोंट से जो भी इमरजेंसी है, तो आपको आधी रात को भी वो ज्वेलर फेवर करेगा और आपको 2 लाख रुपए निकाल के तुरंत देगा। तो इसके लिए इसको हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विडेबल है, इसलिए इसको आधी रात का गहना कहा जाता है। तो कभी भी गोल्ड खरीदते हुए आदमी को एक्स्ट्रा अवेयर होकर ये सोचना चाहिए कि मेरा गोल्ड गलत ना हो। राइट। और तो सुमित जी देखिए, आदमी आज मैं कहता हूँ आलू टमाटर प्याज खरीदता है तो 2 बार चेक कर लेता है, बिल्कुल, फ्रेश है नहीं बिल्कुल है। करता तो है। जब आप लाखों रुपए का सोना खरीद रहे हैं तो थोड़ा समय देना मेरे हिसाब से गलत बात नहीं है। ठीक है, तो हमने ये क्रैक डाउन किया कि सबसे पहले हम गोल्ड का रेट वेरीफाई करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे कि ये सही है। उसके बाद प्योरिटी एस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए हमने समझा कि हम पहले BIS चेक करेंगे, HUID नंबर चेक करेंगे, उसको BIS की ऐप पे चेक कर लेंगे। और उसके बाद भी अगर ज़रूरत लगती है, हमारे मन में जरा सा भी वहम आता है, बेहिचक होके बिना किसी हिचकिचाहट के हमें उसको बोलना चाहिए कि इसको कैरेट मीटर पे चेक कराओ। ठीक, राइट। कैरेट मीटर पे चेक करने के बाद आप 99% श्योर हो कि अब कोई दिक्कत नहीं है। 1% फ्रॉड यहाँ पे तब हो सकता है जब वो बंदेल ज्वेलरी हो। कैरेट मीटर सिर्फ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपकी ज्वेलरी की स्किन को टेस्ट करता है कि इस स्किन के ऊपर कितनी प्योरिटी का गोल्ड है। अगर उसके अंदर कुछ और है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। उसको फिर जब BIS की हॉलमार्किंग होती है और उन्होंने बता वो भी कैरेट मीटर से ही चेक होती है। अच्छा, तो देयर इज नो वे टू चेक कि इसके परत के नीचे क्या है। वो उसके लिए मेल्टिंग करनी पड़ेगी या काटना पड़ेगा। BIS में लेकिन क्या होता है, BIS रेगुलरली रैंडम चेक करती है। जैसे हमारी दुकान पे हर 6 महीने में एक BIS का ऑफिसर आता है, वो कोई भी डिस्प्ले में से एक सामान उठाएगा और उसको सैंपल के लिए अपना जमा करके ले जाएगा। अच्छा, अगर मेरा वो ज्वेलरी गलत निकलती है तो आई विल बी terminated from the hallmark and then prosecuted also। अच्छा, हाँ, अब लॉज जो है काफ़ी सख्त कर दिए इन्होंने। तो है तो गलत ही, वो अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से, बट करने वाले तो फिर सब करते हैं ना। इसलिए हमें एक्स्ट्रा अवेयर होना चाहिए। तो हमने वो देख लिया कि हमें प्योरिटी एट द बेयर मिनिमम बिना हॉलमार्किंग के तो आपको ज्वेलरी लेनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ज्वेलरी आप लोगे हॉलमार्क के साथ ही लोगे। ठीक है, 100%। इट्स लाइक ज्वेलरी का आधार कार्ड है, वो ज्वेलरी का आधार कार्ड है, एक्चुअली आधार कार्ड है। HUID का मतलब ही HUID है, UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हॉलमार्क्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। परफेक्ट। तो 2 लेवल पे अब हमने चेक कर लिया। अब तीसरे लेवल पे हम चेक करें, तीसरे लेवल पे अगर हम जाएंगे डबल GST की जो हम बात कर रहे थे, और फिर मेकिंग की बात करेंगे हम। तो पहले मेकिंग की बात कर लेते हैं, वो बड़ा सब्जेक्ट है। सो मेकिंग पे आके लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि तमाम तरह की सोशल मीडिया पे रील्स चल रही हैं, बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग्स लगे हुए हैं, 0% मेकिंग चार्जेस, 1%, 3%। बहुत सारे मेरे फेलो ज्वेलर्स हैं जो तरह तरह की स्कीम्स भी दे रहे हैं, हम भी देते रहते हैं, कभी 8 की, कभी 12। अब आप ये समझिए कि कोई भी रिटेलर, ज्वेलरी को एक बार साइड करते हैं, रिटेल का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें लोग 50%, 100% के मार्जिन से कम में काम करते होंगे। आप शूज़ ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, आप कपड़े ले लीजिए, ब्यूटी बाथ ले लीजिए, हर चीज़ में बहुत अच्छा मार्जिन होता है रिटेल में, क्योंकि वहाँ पे खर्चे भी बहुत होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, शोरूम के रनिंग एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा मार्केटिंग की कॉस्ट है। सिर्फ एक ज्वेलरी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको गोल्ड पे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे ही आपका प्रॉफिट है ज्वेलर का। तो आप समझिए कि एक कारीगर जब ज्वेलरी बना रहा है तो वो कम से कम 2%, 3% की चार्जेस तो लेगा ही लेगा जब ज्वेलरी बनाएगा वो। उसके ऊपर होलसेलर आएगा, वो अपना कुछ मार्जिन ऐड करेगा, उसके बाद रिटेलर ऐड ऑन होता है वहाँ पे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 8 से 10% से नीचे ज्वेलरी बनाकर बेचना थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। कुछ मशीन मेड ज्वेलरी होती है जो सस्ती बन जाती है और सस्ती बिकती है, उसकी बात अलग है। लेकिन अमूमन तौर से 8 से 10% की मेकिंग ऐसी मेकिंग है जो एक नॉर्मल ज्वेलरी की होनी चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजाइनिंग है तो हो सकता है 12, 15, 16%, 20% भी हो, और थोड़ी कम डिजाइनिंग है तो हो सकता है वो 5% में मिल जाए। लेकिन 0, 1, 2 वाली जो ज्वेलरी है वो मतलब मेरे लिए, मेरे फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में नहीं बैठती। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सस्ती ज्वेलरी मिल रही है तो या तो वो डिज़ाइन ऐसे होंगे या उसकी मेकिंग ऐसी होगी कि उससे अच्छा तो आप मतलब आर्टिफिशियली पहन लो।
तो वन हैज़ टू बी अवेयर कि वो किस तरह की ज्वेलरी ले रहा है, उसकी कार्विंग देख सकते हो आप, कितनी नक्काशी डीप है, उसकी स्टोन्स की सेटिंग कैसी है, उसमें प्रीशियस स्टोन्स लगे हैं या सेमी प्रीशियस प्लास्टिक लगे हुए हैं। मतलब आपको आंखों से देख के पता लग जाएगा कि ये शर्ट अच्छे कपड़े की है और ये शर्ट खराब कपड़े की है। उसके लिए आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलर गोज विद द ज्वेलरी, आपको ज्वेलरी को देखते ही 1 मिनट में पता लगेगा, हाँ यार मेरी आंखों को बहुत अच्छी लग रही है, इसकी मेकिंग तो 8-10% बनती है। वहाँ पे हम लालच करते हैं कि 8-10% ये ले रहा है, दूसरा तो 3 में दे रहा है। अब 3 पे आप जाओगे तो ज्वेलरी आपको या तो खराब मिलेगी या डिफेक्टेड मिलेगी या कोई कमी होगी। तो वहाँ पे आपका जजमेंट आपको खुद जज करना पड़ेगा। देयर इज नो पैरामीटर टू मार्क कि इसकी प्योरिटी, इसकी लेबर या मेकिंग चार्जेस कितने होने चाहिए, इसका कोई जजमेंट नहीं है। पर जैसे देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल गोल्ड चेन है जी, जो हमें पता है कि सदियों से हम देखते आ रहे हैं जी, वर्सेस जैसे ऊपर जाते हैं तो जैसे कुंदन ज्वेलरी आ जाती है, कुंदन ज्वेलरी आ गई, फिर आगे आगे टेम्पल ज्वेलरी आ गई, हाईली इंट्रिकेट। या तो इस लेवल्स पे तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे इसमें तो ज़्यादा मेहनत लगेगी तो इसका मेकिंग हाँ, बेटर होगा। अब उसमें बिल्कुल टेम्पल ज्वेलरी की जैसे हम बात करते हैं तो उसमें भी अब बहुत तरह की ज्वेलरी आती है। अब टेम्पल का मतलब है कि कोई भगवान की मूर्त बनी हुई है, जी ठीक है जी। अब आपको पता है कि मूर्त जब बनती है तो कोई कारीगर जब अच्छी मूर्त बनाएगा तो ज़्यादा पैसे लेगा जी। तो ऐसे ही जब गोल्ड की टेम्पल ज्वेलरी बनती है तो एक बनती है स्टैंपिंग से, ठप्पे से। अच्छा, तो ठप्पे से बन रही है, उसमें ज़्यादा कोई डीप काम नहीं है, नक्काशी नहीं है, कुछ नहीं है, पतला पतला परत बनी हुई है, तो वो कम मेकिंग में बन जाएगी। डीप वर्क है जिसमें हैंड से नक्काशी की गई है तो वो बहुत ज़्यादा लेबर लेगी। कुछ बीच के सोल्यूशन भी होते हैं कि हाफ डाई हाफ ये ठीक है। स्टैंपिंग से काम हो गया तो उसकी मिनिमम मीडियम लेबर हो जाती है। अभी नई ज्वेलरी चली है इलेक्ट्रोफॉर्मिंग की। अच्छा, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफॉर्मिंग में, जैसे पहले एक वैक्स की मूर्त बन जाएगी, वैक्स की मूर्त बनाने के बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रोफॉर्मिंग से गोल्ड की लेयरिंग की जाती है माइक्रोन्स में। अब वो माइक्रोन्स में लेयर हो के 10-12-15 लेयर उस पर चढ़ती हैं, उसकी वजह से गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ही लाइट वेट बनती है। ब्यूटीफुल। राइट, पहले ये काम होता था कास्टिंग से कि आपने वैक्स बनाया और उसको कास्ट कर दिया, उसमें वेट बहुत ज़्यादा बहुत जाता ज़्यादा था। अब चूंकि रेट इतने बढ़ गए हैं तो गोल्ड के वेट को अपने कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इलेक्ट्रोफॉर्मिंग की एक नई टेक आई है, उस टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, गोल्ड का वेट बहुत कंट्रोल हो गया है। लेकिन वही बात आ गई, अब नई टेक्नोलॉजी है, वेट रिड्यूस हो रहा है, 100 ग्राम की ज्वेलरी आपको 60 ग्राम में मिल रही है, थोड़ी सी मेकिंग ज़्यादा होगी। अब ये कंज्यूमर को समझना पड़ेगा कि 60 ग्राम पे 10% मेकिंग दे या 100 ग्राम पे 5% मेकिंग दे। एट द एंड ऑफ द डे क्वांटम ऑफ मेकिंग तो सेम ही रहेगा ना। आई थिंक अगर मैं एक कंज्यूमर वर्सेस इन्वेस्टर के एंगल से देखूं हाँ तो मुझे जब मैं कंज्यूम करता हूं तो जैसे हम हैंडबैग्स लेते हैं या फिर कोई लेडीज कपड़े हैंडबैग लेते लेती हैं, कपड़े लेते हैं, राइट, तो आपको पता है कि एक शर्ट 200 रुपए की भी मिलती है और एक शर्ट 20,000 की भी मिलती है और आपके पास एक रेंज है पूरी इसके हाँ बीच जी, में। हाँ जी। इसी तरह ज्वेलरी में क्यों ऐसा माइंडसेट आ जाता है अचानक से कि यार ये ज्यादा मेकिंग ले रहा है तो गलत बात क्योंकि इंडियन कंज्यूमर का ज्वेलरी खरीदते हुए माइंडसेट जो होता है वो एक्सपेंसेस का नहीं होता, है वो इन्वेस्टमेंट का होता है। तो वो ये देखता है कि मैंने अगर 10 लाख का सोना खरीदा है तो उसमें से 9,90,000 का सोना हो जाए और 10,000 ही लेबर लगे मेरी। थोड़ा सा वहाँ पे हमें कंज्यूमर को ट्विक करना चाहिए कि आप जब एक कंज्यूमेबल आइटम ले रहे हो, आप गाड़ी भी चलाते हो, 20 लाख की गाड़ी लेते हो तो उसमें लोहा कितना होता है या टेंजिबल वैल्यूज के एसेट्स कितने होते हैं, नहीं होते। तो रिटेल के जो भी हम कंज्यूमेबल्स लेते हैं, जो भी हम रोजमर्रा की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ज्वेलरी ही ऐसी चीज़ है जिसका आपको कुछ रिफंड मिलता है। तो अगर वो थोड़ा कम भी मिल जाएगा 2-4% तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे एक वो बहुत बड़े ब्रांड का हैंडबैग था जो $30-40 में बनता है पर बिकता $2-3 में। तब भी अब वो सारी न्यूज़ वायरल हो गई हैं कि चाइना में वो बन रहा है और फलानी जगह बिक रहा है जी। उसके बाद भी हम खरीद रहे हैं जी उतने $3-4 में जी। अभी हमें फर्क तो नहीं पड़ रहा ना माइंड्स में। तो अभी लेकिन ज्वेलरी में हमें फर्क पड़ता है कि ये 92% की ज्वेलरी है, ज्वेलर ने ज़्यादा 3% लेबर दी होगी, 95 में मुझे मिल जानी चाहिए, क्यों मुझसे ये 98 या 99 ले रहा है। तो वहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। इंडिया में जब ज्वेलरी बिकती है वो एज एन इन्वेस्टमेंट बिकती है, कंज्यूमर उसको उसी तरीके से लेता है। इंडिया से बाहर जब ज्वेलरी बिकती है तो लोग उसको एक फैशन स्टेटमेंट, एक एक्सेसरीज समझ के लेते हैं, ना कि एक इन्वेस्टमेंट समझ के। मुझे ये लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप गोल्ड का बार लो, उसको सेफली रखो, ETFs लो, उसको सेफली रखो। अगर आपने कोई चीज़ पहनने के लिए लेनी है तो आपने अगर उस पर 5% लेबर कम या ज़्यादा दी, उससे आपके फैमिली जो है उसकी चेहरे पे वो मुस्कान दिखाई देगी, आपकी इज्जत में इजाफा होता है। आपको बाहर जब आप एक गैदरिंग्स में जाते हो, इट्स अ वैनिटी मेट्रिक है ये बेसिकली, आपका अहंकार एक तरीके से कि भाई मैंने इट्स अ शो ऑफ, इट्स अ शो ऑफ, राइट। और मेरे पास कंज्यूमर आते हैं, अगर वो लड़ाई करते हैं, कस्टमर थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है कई बार कि नहीं मेकिंग कम करो, तो आई सिंपली से देम कि आप ज्वेलरी लो ही मत ना, आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है। आप एक बिस्किट लो, कुंडा लगाओ, चेन में डाल लो, सो जीरो मेकिंग में काम हो जाएगा आपका। या फिर लोएस्ट मेकिंग चार्जेस वाले जो आइटम्स हैं, जैसे गोल्ड चेन हो गई, then don't think for the making charges कि मेरे को अच्छा डिजाइनिंग बड़ा क्लियर कंज्यूमर के माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ
तो बार्स या लोएस्ट मेकिंग चार्जेस वाले जो सिंपलेस्ट चेन हो आइटम्स गए, है, मेंस कड़ा आते हैं, जी। वो आपको 5% में 4% में भी मिल जाएंगे उनकी, क्योंकि मेकिंग ही कम होती है। वो मशीन पे डालो आप, CNC मशीन पे बनते हैं, एक मशीन पे आपने कड़ा डाला, उस पर सिंपल डिजाइनिंग को टिक किया और वो 5 मिनट में बन के बाहर। चेन्स का भी ऐसे होता है, आपने गोल्ड की वायर्स डाली और वो वायर्स आपको कपड़े की तरह चेन को जी। बनाती रहती हैं और बाहर निकलती रहती हैं, तो उनमें मेकिंग पर चार्जेस जहां इंट्रिकेट है वहां आपको बिल्कुल, it's जहाँ a- पे हैंड वर्क इन्वॉल्व है वहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस देने ही पड़ेंगे। ज्यादा ही देने पड़ेंगे। Exactly. परफेक्ट। तो आपने ऑलमोस्ट 3, अब जो चौथा लेवल जीएसटी का लेवल पॉइंट है। और है, जीएसटी पे क्या होता है कि जनरली गोल्ड के रेट में जीएसटी इंक्लूड होता है। अब मतलब हमेशा ही इंक्लूड होता है, जनरली नहीं, हमेशा गोल्ड का रेट जो होता है वो जीएसटी पेड आता है। कई बार क्या होता है कि कैश के रेट में गोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो सस्ता आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जो गोल्ड हम एज ए ज्वेलर हम बैंक से या इंपोर्टर से खरीदते हैं, या गोल्ड खरीदें या ज्वेलरी जब हम एक होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, सो व्हेन वी बाय फ्रॉम देम वी बाय इन जीएसटी पेड बिल। तो हमने उससे जीएसटी पे करके बिल से लिया और हमने उसको कस्टमर को बेचा जीएसटी ऐड करके, राइट। तो इस गोल्ड के रेट में जीएसटी दोनों तरफ इंक्लूड हो गया। अब कई बार हमारे पास, मान लो, अब मैं बिल्कुल छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि एक कस्टमर आया और वो बोलता है कि मुझे अपना ये 10 ग्राम गोल्ड बेचना है जी। और हमने उससे वो गोल्ड ले लिया और उसका जीएसटी कट कर दिया, बिकॉज हमें वो अनरजिस्टर्ड परचेज है जी। तो हमने उसका जीएसटी माइनस कर दिया। अब ऐसे ही आप लार्ज स्केल में इमेजिन करो कि अगर किसी रिफाइनर के पास ऐसे ही पुराना गोल्ड आता जा रहा है विदाउट जीएसटी का, तो वो मार्केट में सर्कुलेट होता है विदाउट जीएसटी के रेट में। तो कई बार आपको वो गोल्ड 2%, 1.5% कम में मिल जाता है, जी। बट दैट डजंट मीन कि उसको ज्वेलर खरीदेगा, उससे ज्वेलरी बनाएगा और उस पर 3% जीएसटी फिर से ऐड कर देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा कहने का मतलब ये है, कस्टमर जब ज्वेलर के पास जा रहा है तो उसको गोल्ड का रेट पूछना है, और गोल्ड का रेट पूछते हुए पूछना है कि मुझे जीएसटी पेड रेट ही बताइए। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो जाए जीएसटी पेड रेट बताने के बाद 3% और जीएसटी, वो फिर आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा। जी। आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो जब आपका बिल बन के आएगा उस जीएसटी को आप 1.03 से डिवाइड कीजिए गोल्ड के रेट को, तो आपके पास टैक्सेबल रेट आ जाएगा। उस रेट से आपने अपनी ज्वेलरी को मल्टीप्लाई किया, मेकिंग चार्जेस ऐड किए और नीचे आपने 3% जीएसटी जोड़ दिया। अच्छा, मेकिंग चार्जेस पे भी 3% जीएसटी है या मेकिंग चार्जेस पे 18% जीएसटी है? मतलब बिकॉज नहीं, मेकिंग चार्जेस पे जब आप जॉब वर्क का अगर एक इन्वॉइसिंग करते हैं कि आपने अपना पुराना गोल्ड दिया किसी कारीगर को और उससे ज्वेलरी बना के ली, तो गोल्ड के बदले गोल्ड हो गया, और आपने सिर्फ जो मेकिंग दी, आपने 10,000 20,000 रुपये मेकिंग दी, उस पर 5% जीएसटी होता है। अच्छा, लेकिन जब आप ज्वेलरी में ही ऐड कर लेते हो, चाहे वो स्टोन्स हैं, चाहे डायमंड्स हैं, चाहे कुछ भी है, डायमंड्स और स्टोन्स पे वैसे 1.5% जीएसटी है, ओके। लेकिन जब वो ज्वेलरी में ऐड हो जाते हैं तो उन सब पे 3% हो जाता है। अच्छा, तो ब्लेंडेड 3% होती है, Blended 3% इंडिविजुअल 1.5 होती है। इंडिविजुअल स्टोन्स और डायमंड्स पे 1.5 है, गोल्ड पे 3% ही है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, काफी लोग ये कहते हैं कि हम अपनी कंपनी से गोल्ड खरीद लेते हैं तो हमारे को वो जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, तो क्या कंपनी से खरीदने में जीएसटी का बेनिफिट मिलता है? सर देखिए, गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि बिजनेस में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसी में उनको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। अगर बिजनेस में वो चीज़ की कंज्यूमशन नहीं है, जैसे अगर आपने मैं इमेजिन करता हूँ कि दिवाली पे आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं, आपने सबको 1-1 ग्राम का सिक्का गिफ्ट किया, जी। मुझे लगता है कि वो आपका कंज्यूमेबल है, आपने बिजनेस में कंजप्शन की है, आप उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। जीएसटी वेव ऑफ होगा या नहीं होगा ये सीए ही बता सकता है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी ले रहे हैं, आपको हमेशा विद एक प्रॉपर जीएसटी बिल लेनी चाहिए और आपको वो पर्सनल नाम में ही लेनी चाहिए। अब उसमें मैं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ, आदमी एक 5,000 रुपये की जूसर मिक्सर लेता है, उसका बिल 10 साल तक संभाल के रखता है कि मुझे रिपेयरिंग करानी पड़ेगी तो मैं बिल लेके जाऊंगा, और 5 लाख की ज्वेलरी लेगा तो उसका बिल कभी नहीं लेगा। तो ये एक हमें ना, जैसे एक सिविक सेंस हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे हम कंज्यूमर का माइंडसेट नहीं चेंज कर Mindset easily change सकते। कर हम कितना भी अवेयर करते हैं, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भैया हमारे को विद बिल आई हुई है, हमें विद बिल देनी बहुत ज़रूरी है, तो भी कंज्यूमर को 99% समझाना पड़ता है कि भैया बिल ले लो, बिल ले लो, बिल ले लो। आई इंसिस्ट टू एवरी कंज्यूमर हु इज़ वॉचिंग योर पॉडकास्ट जी। कि ज्वेलरी को कभी भी बिना हॉलमार्क के और बिना बिल के ना लें। समझ गया। जरूर लें बिल, उसका जितना आपके पास पैसा है बैंक में उतनी ही ज्वेलरी लें, आप इधर उधर से जुगाड़ करके ज्वेलरी लें ही ना, क्योंकि उसका बिल नहीं होगा तो कल को जब आप उसको गहना समझ के ले रहे हैं, आप जब बेचने जाओगे, आई गारंटी यू कि उसमें कुछ ना कुछ स्कैम जरूर होगा कच्चे की ज्वेलरी में। अच्छा सुमित जी, इसमें जब ज्वेलरी आप खरीदने जाते हैं आपके पास बहुत विकल्प हैं आज के दिन। जी, आप तनिष्क जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, मलाबार जो जिन्हें बिल्कुल कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट है, बिल्कुल कॉर्पोरेट हाउस। फिर सेकंड है जहां वो सिटी के बहुत फेमस ज्वेलर्स हैं, जी, जी। जिनके मल्टीपल शोरूम्स हैं। फिर थर्ड टियर है जो अपकमिंग स्टार्टअप ज्वेलरी या family jewelers हैं, या छोटे-छोटे, फैमिली ज्वेलर्स हैं जिनके independent ज्यादा एक ही स्टोर है, एक ही बहुत बड़ा store स्टोर है, है। हाँ। फिर छोटे स्टोर वाले भी बिल्कुल हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े अलग अलग तरीके के ज्वेलर्स हैं। जी। तो आज अगर मेरे कोई फैमिली ज्वेलर नहीं है, जैसे सबके फैमिली ज्वेलर होते हैं, पर मेरा कोई नहीं है, जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर मेरे को शुड आई डिपेंड अपॉन अ ब्रांड कि मैं बड़े ब्रांड के पास जाऊं? देखिए या संजय tier जी, two? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आई लाइक दिस क्वेश्चन। अब
एक कंज्यूमर को समझिए, इसलिए कॉर्पोरेट हाउसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। जी। अगर हम 10 साल पुरानी बात करें तो कॉर्पोरेट ज्वेलरी जो है वो इंडिया में 10% भी शेयर नहीं था कॉर्पोरेट्स के पास इंडियन ज्वेलरी मार्केट में, जो अब लगभग 50% है। सो इन लोगों ने पूरा घेर लिया। उसके पीछे रीजन ही यही है कि जो नई जनरेशन आ रही है, दे आर नॉट हैविंग एनी मोर ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद देम। अब सबसे ऊपर कॉर्पोरेट्स हैं, उसके बाद जो आपने टेबल बनाई कि बिल्कुल ठीक है कि कुछ मल्टी स्टोर्स वाले हैं, कोई इंडिपेंडेंट स्टोर्स वाले हैं। अब एज ए कंज्यूमर अगर आप अवेयर हैं, जैसे अगर संजय कथूरिया कहीं ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तो मुझे ये पता है कि ही इज सो अवेयर एंड सो एजुकेटेड कि वो पूरी बाल की खाल उतार के समझ के आएंगे कि मेरी ज्वेलरी भी सही है और मेरा बिल भी सही बना है। अगर आप ये समझ सकते हैं, आपके अंदर वो अवेयरनेस और इंटेलिजेंस है, तो आप किसी भी ज्वेलर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये तो देखेंगे कि वो पुराना बैठा है, उसको अपनी रेपुटेशन की चिंता है, वो ऐसा नहीं है कि कल खुला है और कल भाग जाएगा। लेकिन अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता, तो डेफिनेटली ही शुड गो टू कॉर्पोरेट ज्वेलर्स ऑल्सो ओनली, क्योंकि कॉर्पोरेट ज्वेलर्स आपसे मेकिंग चार्जेस तो डबल ले रहा है, लेकिन वो आपके साथ चीटिंग कभी नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी रेपुटेशन स्टेक पे है। तो मल्टीपल स्टोर्स जो चला रहे हैं वो ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग द बिजनेस फॉर ओनली फॉर द मनी, राइट? दे आर क्रिएटिंग ए ब्रांड वैल्यू इन द पीपल्स माइंड। तो जब वो माइंड में वैल्यू क्रिएट करनी होती है तो आदमी ना हर चीज की स्टैंडर्डाइजेशन करके चलता है, तो वहाँ पे वो चीटिंग के स्कोप खत्म हो जाते हैं। और इतने सारे स्टोर्स हैं, वो एक बहुत छोटे लेवल पे कर नहीं सकते। हाँ, जब इंडिपेंडेंट स्टोर होता है तो मालिक खुद बैठा होता है, वो वहाँ पे 10 तरह की मैनिपुलेशन कर रहा होता है, कस्टमर को समझा रहा होता है। लेकिन जब उसके स्टोर 20 जगह खुले होते हैं तो हर जगह जाके नहीं समझा सकता, तो उसको वो चिंताएं खत्म करनी पड़ती हैं कि कोई भी चीज़ का डिफॉल्ट होगा मेरे सिर पे आके पड़ेगी, इससे अच्छा है मैं सही करके चलूँ, राइट? तो हमें जब एक एंड कंज्यूमर को जाना है, अगर वो अवेयर है, ही इज सो कॉन्फिडेंट, ही कैन जज द ज्वेलर, जज द ज्वेलरी एंड जज द बिल, then only he should go to an independent jeweler, otherwise he should trust the brand only. Judge the jeweler, judge the jewelry, judge the bill. तो अगर आप ये 3 चीजें कर सकते हो तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आप खुद आ जाओ। Else please go to good corporate houses और multi store brands जो एक सिटी में। संजय कथूरिया को जाना है, he can go and buy jewelry from anywhere else। जिसने ये पॉडकास्ट देख लिया वो भी कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन तो उसकी वो 10% लेबर बच जाएगी, मेकिंग चार्जेस बच जाएंगे, और डायमंड ज्वेलरी पे आपके मतलब मुझे लगता है कम से कम 20-30% पैसा बच जाएगा। 2 लाख में उस पे भी है ना, उस पे भी हम आएंगे कि कहाँ पे क्या आप बच सकते हो। लेकिन आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, हर चीज में अवेयर होना चाहिए आपको। 2 क्वेश्चन और है मेरे गोल्ड के अराउंड, फिर हम सिल्वर और डायमंड पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्योंकि गोल्ड के रेट्स इतने सिग्निफिकेंटली राइज हुए हैं, कुछ समय पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले 50-60 हज़ार रुपए के आसपास होता था, फिर अचानक से 70 हुआ, फिर अब आज 1.25 लाख 1.5 लाख के रेंज में चलता है। तो जो लोग बेचारे पहले सोचते थे कि हम 30,000, 40,000, 50,000 की कोई चेन लेंगे, अब उनके लिए वो विकल्प बचा नहीं, या फिर बात हो रही है 14 कैरेट या 9 कैरेट तक की बात हो रही है। तो जब इतना अशुद्धि होगा गोल्ड में, तो क्या एक इन्वेस्टर को या एक बायर को खरीदना चाहिए एट दैट लेवल्स, या किस तरीके से? बिल्कुल खरीदना चाहिए। अगर हम 22 कैरेट की 50 ग्राम ज्वेलरी लेनी थी हमें, और हमने 14 कैरेट की 80 ग्राम ज्वेलरी ले ली, तो इट मेक्स द सेम मैथमेटिक्स। पर मैं तो खरीद ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने तो अब मैं पहले 50 ग्राम खरीद पा रहा था, अब मैं 20 ग्राम खरीद पा रहा हूँ, मेरा बजट सेम है, राइट? तो 20 ग्राम अगर आप 22 कैरेट के ले रहे हैं तो भी ठीक है। मतलब मुझे ये लगता है कि कंज्यूमर तो एज अ कंज्यूमर मेरे को कैरेट ज्यादा लेना चाहिए या मेरे को क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए? व्हाट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी? सर देखिए, बात यहाँ पे फिर से वही आ जाती है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या अपने वैनिटी के लिए ले रहे हैं, अपने शौक के लिए ले रहे हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो हमें अच्छा ज़्यादा कैरेट लेना चाहिए, ताकि हमें गोल्ड कंटेंट ज़्यादा मिले। और अगर हम फैशन के लिए ले रहे हैं तो हमें लोअर कैरेट लेके अपनी फैलावट और डिज़ाइन अच्छा लेना चाहिए, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। बहुत बढ़िया। सो इफ इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट, हायर कैरेट, इफ इट इज फॉर फैशन तो आपका बजट सेम है तो लोअर कैरेट डिजाइन पे फोकस, डिजाइन एंड फैलावट अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, काफ़ी आपने देखा होगा कि अब जो ज्वेलरी है, क्योंकि जेनजी भी ज्वेलरी परचेज करता है, तो ऑनलाइन का चलन आ गया। एक बहुत बड़े ब्रांड ने जो है बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट किया, बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स और भी अब फॉलो कर रहे हैं जी। तो आप क्या देखते हैं कि ये ऑनलाइन बिहेवियर और बेटर होगा, पहली चीज़, और सेकंड, ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदते हुए क्या चीज़ों से का ध्यान रखना चाहिए जिससे फिर स्कैम ना हो? देखिए, मुझे ये लगता है कि इंडिया में अभी तक भी लुक एंड फील के बिना ज्वेलरी बिकनी थोड़ी टफ है। ओके। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, नॉट ओनली ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे भी आपकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज्वेलर के एंगल से देखते हैं तो होता क्या है, हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, राइट? उसको मतलब हमने कहीं, मैंने पढ़ा भी था और मैंने समझा भी था, उसको फिजिटल बोल रहे हैं, राइट? तो आपने डिजिटली अपने ब्रांड को प्रमोट किया, कंज्यूमर ने आपके डिज़ाइंस को वहाँ पे देखा, समझा, उसके प्राइस को समझा, आपकी पॉलिसीज़ को समझा, आपके ब्रांड को जाना, उसके बाद वो आपके फिजिकल स्टोर पर विजिट करता है और फिर वो बाय करता है। सो ऑनलाइन कस्टमर के लिए बहुत इजी हो गया डिज़ाइंस को देखना। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, डिज़ाइंस वगैरह को समझ के फिर वो फिजिकली जाके पहन के देख के उसका
डायमेंशंस को समझ के कि इट इज़ लुकिंग गुड ऑन यू और नॉट, और उसके बाद वो बाय कर रहे हैं वहाँ पे। तो डिजिटली आप ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो और फिजिकली आप उसको फिर सेल। एग्जैक्टली फिर तो sell कर सकते हो। डिजिटली आपने कम से कम अपने डिजाइन को प्रमोट कर दिया, यू आर नाउ रीचिंग टू द मासेस, राइट। तो आपने 25 तरह के ज्वेलर्स पे डिजाइन देखे कंज्यूमर ने, आपको जो डिजाइन समझ में आ रहा है आपने उसके रेट्स कंपेयर कर लिए, आपको सारी अवेयरनेस घर बैठ के ही हो गई, आपको 10-10 जगह घूमना नहीं पड़ रहा, और उसके बाद जाके आपने जहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है वहाँ से। तो एज अ कंज्यूमर आप लोगों को बोलेंगे कि डिजिटली आप सिर्फ ज्वेलरी के डिजाइन चेक कर लीजिए, बट जो एंड डिसीजन है एक बार आपको पहन के देख के लेना चाहिए, और क्योंकि ना उसके बाद आपको रिटर्न की और रिफंड की बहुत प्रॉब्लम है ज्वेलरी में। मतलब मैंने ऐसे स्कैम्स होते हुए देखे हैं, एट कंज्यूमर पॉइंट भी कई बार गलत होते हैं कि लोगों ने रियल ज्वेलरी मंगाई और रिटर्न में उन्होंने आर्टिफिशियल भेज दी, तमाम तरह के लोग होते हैं, समझ तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। और वहाँ से भी गलत हो सकता है ज्वेलर के एंगल से भी, कि उन्होंने नकली हॉलमार्क करा के आपको ज्वेलरी भेज दी, प्रीपेड आपने पैसे दे दिए हैं, अब रिफंड के टाइम पे कोई आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो अभी ज्वेलरी क्योंकि एक महंगी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि आपको फिजिकल स्टोर पे विजिट करके ही लेना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। तो आई थिंक सुमित जी, मैंने गोल्ड के अराउंड तो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी और क्वेश्चंस थे, क्योंकि जो हमें आते रहता है, मैं पूछा, बाकी कमेंट्स में कुछ आएंगे तो हम तो हम reply करते डेफिनेटली रहेंगे। फिर एक और एपिसोड कर लेंगे। बट नेक्स्ट जो आता है आइटम वो है कि गोल्ड की चमक जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तो सिल्वर भी चमकने लगा, बिल्कुल और ठीक जो है। सिल्वर पहले 20-25 हज़ार 30 हज़ार में स्ट्रगल करता रहता था, वो 3 लाख तक पहुंचा, अभी भी 2-2.5 लाख के रेंज में चलता रहता है। तो सिल्वर में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज्वेलरी सेक्शन में जो आती है वो आती है कि उसमें कालक लग जाती है। जी तो एज अ सिल्वर बायर मुझे क्या करना चाहिए? क्या सिल्वर ज्वेलरी लेनी चाहिए? देखिए, सिल्वर ना अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत प्रमोट हुई है, पिछले 2-3 साल में। उसके पीछे रीजंस यही है कि गोल्ड का रेट बढ़ता जा रहा है, अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। तो एक यंग गर्ल है, उसको कुछ ज्वेलरी पहननी है, तो एक पेरेंट को भी डर लगता है कि मैं इसको एक्सपेंसिव ज्वेलरी दे रहा हूँ, कभी गुम हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। अब सिल्वर की एज ए मेटल बेसिक नेचर है ऑक्सीडाइज होने की, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो काली होती है। जैसे ही हवा के कॉन्टैक्ट में आएगी, मॉइस्चर मिलेगा, इट विल गो ब्लैक। तो वो ब्लैक होने से आपकी स्किन भी खराब होती है और वो गंदा हो जाता है। अभी क्या हो गया, बहुत सारी ना एंटी टार्निश कोटिंग आ गई है। ओके। उससे क्या होता है, गोल्ड के ऊपर एक लेयर, सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर एक लेयरिंग की जाती है, उसकी वजह से उसका एयर से कॉन्टैक्ट जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी जो लास्टिंग है ब्लैक होने की वो डिलेड हो जाती है। तो बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स जो ज्वेलरी में काम कर रहे हैं सिल्वर में, उन्होंने वैसा कर दिया है, जिसकी वजह से सिल्वर ज्वेलरी बहुत वेयरेबल एंड बहुत प्रचलित हो गई है। अब सिल्वर ज्वेलरी में 2 प्रॉब्लम है। एक तो प्राइसिंग की, जितनी डीपली हमने गोल्ड को डिस्कस किया, अगर हम इतनी डीपली सिल्वर को डिस्कस करेंगे तो सिल्वर का रेट मान लो आज 250 रुपये ग्राम है, और ज्वेलरी जब हम लेने जाएंगे तो वो हमें मिलेगी 2500 रुपये ग्राम में। क्या? दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंस विच इज प्रिवेलिंग इन द सिल्वर मार्केट, राइट। तो 3 ग्राम की अंगूठी आपको 7000 की मिल रही होगी, या आपको 5000 की मिल रही होगी, तो भी वो 1000 रुपये ग्राम पड़ जाएगी आपको। तो होगा क्या कि अगर आप उसको डीप डाइव करके मैथमेटिक्स और फाइनेंस समझ के लेने की कोशिश करेंगे तो आप सिल्वर ज्वेलरी को कभी नहीं ले पाएंगे। अगेन आई एम कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि ज्वेलरी को आप जब ज्वेलरी समझ के लेंगे, एक कमोडिटी समझ के लेंगे, ना लेंगे कमोडिटी समझ के नहीं लेंगे कि ये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जब आप उसको एक फैशन आइटम समझ के लेंगे तो आप सिल्वर ज्वेलरी को ले पाएंगे और पहन पाएंगे। अदरवाइज ऐसा क्यों है? क्योंकि गोल्ड में तो 2-3% में काम हो रहा है, वहाँ पे 200-300% मेकिंग लग रही है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो छोटा प्रोडक्ट है। जब आप प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स में प्राइस पॉइंट भी बहुत यूनिट इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो एक अंगूठी कारीगर को कॉस्ट कर रही है 150 रुपये। 3 ग्राम की अंगूठी, 2 ग्राम की अंगूठी है, 250 रुपये का भाव है। अभी मेरे को भी पुरानी कैलकुलेशन याद थी, 250 रुपये के भाव से 3 ग्राम की अंगूठी 750 रुपये की होगी। अब वो बिक रही है 2500-3000 रुपये की, तो 750 की अंगूठी पे 2500 में जब बेचते हैं तो आप समझो कि वो 400% का मार्जिन हो गया। तो वो मार्जिन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मार्जिन 400% का दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो 2000 रुपये का ही। अब 2000 में उसकी पैकिंग भी आएगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी आएंगे, लॉजिस्टिक्स भी आएगी, ब्रांडिंग भी आएगी। अच्छा, बेस रेट का फर्क है, बेस रेट और यूनिट प्राइस का भी बहुत फर्क है। हाँ, बेस रेट का फर्क है, यूनिट प्राइस का फर्क हो गया। तो यूनिट प्राइस में कस्टमर जो ज्वेलर है उसको कोई मुनाफा नहीं हो रहा, तो उसको प्रोडक्ट पे कुछ तो चाहिए। तो इसकी वजह से कस्टमर उसको सिल्वर समझ के ना खरीदे। समझ गया, वापस ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। उसको शर्ट समझ के खरीदिए कि आपने 2500 की शर्ट ली, इट इज नॉट रिफंडेबल। तो उसमें से सिल्वर की अंगूठी को जब आप रिफंड करने जाएंगे तो 250 रुपये मिलेंगे आपको। तो सिल्वर की ये वो मध्य रात्रि वो नहीं है, फिर आधी रात का गहना नहीं है। आधी रात का गहना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब देखो, सिल्वर जो हिस्टोरिकली फैमिलीज में यूज हुआ है वो यूज हुआ है अपने बर्तनों के लिए, उस टाइम पे सिल्वर की ज्वेलरी हैवी भी बहुत बनती थी। अगर आप कड़े देखेंगे, कड़ोलियाँ बनती थी औरतों की, और राजस्थानी औरतें पैरों में बड़ी बड़ी वो पहनते थे, तो उनमें बहुत वजन होता था। वो 2-2 किलो की, 1-1 किलो की एक होती थी। तो वो सिल्वर उस टाइम पे एसेट थी, बेशक सस्ती थी, लेकिन अगर उसको टोटली तोलेंगे बर्तनों को और उसको मिला के, लोगों के घर में मतलब क्विंटलों में सिल्वर होती थी। तो अब भी वो वाले बर्तन ठीक इन्वेस्टमेंट रहेंगे, या वो उसमें भी यही तरीके? अगर आप यूज करेंगे तो आप वैसी इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो उसकी फलावट को आप रखेंगे कहाँ?
कहाँ, आपने 20 गिलास बनवा लिए, प्लेट्स बनवा लिए, कटोरे बनवा लिए, वो सब आपके पास रखने की जगह नहीं होंगी। आपके घर में तमाम तरह के सर्वेंट्स आते हैं, वो एक एक करके आपके घर से गायब होते रहेंगे। सो मुझे ये लगता है कि ज्वेलरी शुड बी इंजॉयड, चाहे वो गोल्ड की लें, सिल्वर की लें, इट इज़ अ वेयरेबल थिंग, इट इज़ अ फैशनेबल थिंग। तो आप अगर उसको इंजॉय नहीं करेंगे, उसको लॉकर के लिए ले रहे हैं, तो आप मत लीजिए। ठीक, लॉकर के लिए बार लीजिए, लॉकर के लिए बार लीजिए, ईटीएफ्स लीजिए। बार भी क्यों लेना है, क्योंकि बैंक लॉकर में भी कुछ सेफ नहीं है, वो भी आपके चोरी हो ही जाने हैं। जब कभी ना कभी वो चोरी होंगे, बैंक आपको क्या देगा, लॉकर का वो शायद हाँ वो 100 गुना देगा। तो लॉकर का रेंट कितना होता है, 5,000 रुपये, 5 लाख मिलेगा आपको। तो सुमित जी, गोल्ड समझ लिया, सिल्वर समझ लिया, एनी 2-3 पॉइंट्स विच यू वांट पीपल टू रिमेंबर कि जब वो सिल्वर खरीदने जाए तो ये गलतियां ना करें? सिल्वर में आप दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। Okay. जब भी सिल्वर खरीदने जाएं, आप उसको एक शर्ट या आप एक आउटफिट समझ के खरीदिए, क्योंकि वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। ठीक है। वो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, और उस क्वांटिटी पे आपको 2 या 3 या 4 या 5 टाइम्स आप प्राइस दे रहे होते हो। तो आपको माइंड में ये होना चाहिए कि आई एम बाइंग इट फॉर ए पर्पज ऑफ फैशन ओनली, राइट। जब आपको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगेन बाय द रॉ सिल्वर और द ईटीएफ्स, बस दैट्स इट। ठीक है, डन। अब हम आते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है डायमंड जी। तो डायमंड को लेके तो बहुत ही कहानियां होती हैं, बहुत कहानियां हैं। वो तो पता नहीं कोई कैरेट, प्योरिटी, अभी हम रिसेंटली Clarity, forces, और एक वो फॉरएवर मार्क marks, होता है। तो right, हम अभी गए थे पीछे, कुछ समझ के आए, बट आई वुड वांट टू नो कि डायमंड एज अ ज्वेलरी, एज अ प्रोडक्ट, और ये खासकर विमेन के तो बहुत ही दिल के करीब होता है जी। तो कैसे डायमंड को अप्रोच करना चाहिए? बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि एक 100-year रिटर्न ऑफ डायमंड इज ऑलमोस्ट जीरो। मतलब कुछ रिटर्न बीच में ऑब्वियसली दिए, फिर मार्केट नीचे ऊपर हुई, और अभी लैब ग्रोन डायमंड है जिस पे हम बात करेंगे। तो डायमंड्स को आज के दिन कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए एज अ? देखिए, जब एक कंज्यूमर डायमंड ज्वेलरी खरीदने जाता है, सबसे पहले उसके माइंड में ये होना चाहिए कि अगेन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो एक लग्जरी स्टेटमेंट पीस लेने जा रहा है। तो जब हम लग्जरी लेने जाते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम कुछ परसेंटेज ऑफ मार्जिन अपने वेंडर को ऐसा दे रहे हैं जो हमें रिफंड नहीं मिलेगा। समझ गए, राइट। आप कार खरीदते हैं, आप एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदते हैं, तो वहाँ पे भी हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और आरओआई की और रिफंड की बात नहीं करते। राइट। हमें पता है कि रोलेक्स की घड़ी हमने ली है, वो अप्रिशिएट होकर बिकेगी हमारी, लेकिन आज तक शायद किसी ने ना बेची होगी, ना ट्रेड करी होगी, ना किसी की अप्रिशिएट होगी बिकी होगी। तो वो एक माइंड सेट है कि हाँ, द ब्रांड कैरीज द वैल्यू, राइट। सिमिलरली डायमंड्स के साथ भी ऐसा ही है कि आप एक एक्सपेंसिव लग्जरी खरीद रहे हैं, उस लग्जरी को आप इन्वेस्टमेंट के साथ कभी भी रिलेट ना करें। इट इज़ नॉट एन गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ठीक है। तो डायमंड इज नॉट इन्वेस्टमेंट। काफी लोग कहते थे कि अगर आपको पैसे को छोटा करना है तो आप डायमंड खरीद लो। सर, वो तो एक छुपाने वाली बात होगी ना, कि आपको पैसे को हाइड करना है या वो करना है, या आपसे संभल नहीं रहे हैं। तो आपने ऑब्वियसली आपने 5 कैरेट का एक अच्छा हीरा लेंगे तो आपको 1 करोड़ का मिलेगा, तो आपने उसको एक इतने से डब्बे में आ जाएगा, बात खत्म, राइट। वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब हम एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हमें डायमंड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए या नहीं, तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, हमें खरीदनी चाहिए अगर हमें लग्जरी के लिए लेनी है। ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो डायमंड ऑलवेज डेप्रिशिएट्स, इट डज नॉट एप्रिशिएट, राइट। सो ये एक मिथ है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर्स जिससे हम उसकी डायमंड की एग्जैक्ट टेंजिबल वैल्यू निकाल सकें। जैसे गोल्ड को हम तमाम तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमंड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर फ्यू पैरामीटर्स जिससे हम उसको ग्रेड कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को ग्रेड कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इन्फीरियर है या सुपीरियर है। बट हम उसकी मार्केट वैल्यू को किसी भी तरह से आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई नहीं कर। जैसे कॉमेक्स में गोल्ड का रेट चल रहा है, कॉमेक्स में सिल्वर का रेट चल रहा है, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, राइट। सो डायमंड डज नॉट हैव एनी मार्केट वैल्यू। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था एपिसोड की K फॉर कैरेट, C फॉर कैरेट, या तो K फॉर कैरेट गोल्ड के लिए, C फॉर कैरेट डायमंड। कैरेट वो डायमंड के वेट के लिए डिनोट होता है। अच्छा। 1 कैरेट का पीस मतलब उसके अंदर 1 कैरेट वजन है, यानी कि 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं। ओके। सो वो 1 कैरेट की डिनोमिनेशन है। तो जब हम 4 C's की बात करते हैं, तो सबको पता है, आज एवरीबडी इज अवेयर, 5 साल पहले किसी को नहीं पता होता था। 4 C's में कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट आते हैं। सबसे पहला, सबसे जरूरी जो चीज़ है वो होता है कैरेट। मतलब मैं अब आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रहा हूँ कि हमें कैसे अज्यूम करना चाहिए उसको। तो जब हम किसी ज्वेलर पे बैठे हैं, तो हमारे माइंड में अगर सॉलिटेयर लेना है या डायमंड खरीदना है, तो हम सबसे पहले देखें कि हम बड़े से बड़ा डायमंड खरीदें विच वी कैन अफोर्ड। अच्छा। क्योंकि आपके पास पहना हुआ डायमंड जब दूसरा आदमी देख रहा है, हम डायमंड क्यों पहन रहे हैं? शो ऑफ करने के लिए, राइट। तो जब हम शो ऑफ के लिए पहन रहे हैं, तो वो ढंग से शो तो हो, तो जितना बड़ा पीस होगा उतना अच्छा होगा। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि नहीं, मुझे तो बेस्ट ऑफ द कलर, बेस्ट ऑफ द क्लैरिटी चाहिए, डी कलर लूंगा, VVS क्लैरिटी लूंगा। उस चक्कर में वो लोग छोटा सा डायमंड ले लेते हैं 50 सेंट्स का। इसकी जगह पे अगर वो J कलर में चले जाते, IJ कलर में और SI1 क्लैरिटी में चले जाते, तो शायद उनको 50-60 की जगह पे 1.5 कैरेट का पीस मिल जाता उसी प्राइस में। तो स्टेप 1 इज कीप फोकस ऑन कैरेट बिकॉज इट इज अ शो ऑफ प्रोडक्ट। इट इज अ शो ऑफ प्रोडक्ट, तो साइज सबसे पहले दिखाई देगा। ठीक है। सेकंड स्टेप इज कलर।
आपका कलर इतना पीला नहीं होना चाहिए, इतना ग्रीनिश नहीं होना चाहिए कि वो गंदा दिखाई दे, कि मैला पीस ले रखा आपने, इन्फीरियर क्वालिटी का पीस लेना पर है। लोग कहते हैं कि कलर में और ये सब करने में तो उसकी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, केमिस्ट्री होती है, और फिर जाके वो कलर आता है, मतलब इट्स वेरी यूनिक। ऐसा कुछ है? क्योंकि रेड कलर का डायमंड मिलता ही नहीं हाँ, है। नहीं नहीं, अगर हम फैंसी कलर्स बोलते हैं उनको, कलर्स अदर देन जो नॉर्मल कलर चलते हैं हमारे, एक वाइटिश होता है, एक येलोइश होता है, एक ब्राउनिश होता है। तो अगर इन 3 कलर्स को छोड़ देते हैं तो फैंसी कलर्स को फैंसी कलर बोला जाता है। उसमें ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन कोई भी हो सकता है। अगर वो नेचुरली कलर्ड डायमंड है विदाउट एनी इन्फ्यूजन और ट्रीटमेंट, अगर वो नेचुरली कलर डायमंड है तो दे आर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ओके। Then they are the collectible pieces which will be held by maybe some महाराजाज और समझ some right kingdoms। तो वो अनअफोर्डेबल होते हैं, डेफिनेटली अनअफोर्डेबल होते हैं। उनकी हम इसमें बात बात नहीं कर रहे, मैं रिटेल हाँ, इन्वेस्टर की वो बात कर रहा हूँ, retail रिटेल investor। बायर की बात कर रहा तो रिटेल बायर जब दुकान पे सामान लेने जा रहा है तो उसको देखना चाहिए सबसे पहले साइज बड़ा लूँ मैं, ठीक है। उसके बाद कलर अच्छा लूँ। कलर डी से शुरू होते हैं, जेड तक जाते हैं। हूँ। अच्छा, कैसे होता है इसको? DEFGHI जेड तक होते हैं। ठीक है। अब डी से लेकर जो एम तक के कलर होते हैं वो ट्रेडेबल होते हैं। अच्छा, इसके नीचे के कलर इतने वीक होते हैं कि उनको हम ट्रेडेबल ही नहीं बोलते, वो ऐसे पुड़िया की तरह बिकते हैं। मतलब जैसे हमारे बॉन्ड्स में कहा जाता है कि A रेटेड, B रेटेड, B ट्रिपल प्लस, पर C और D नहीं लेना चाहिए। COD नहीं लेना चाहिए। तो एम से नीचे तो हमें जाना नहीं चाहिए। ठीक है। अब डी से एम में भी क्या होता है, DEFGHIJ, हाँ, ये कलर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको नेकेड आई से कलर का टोन दिखाई नहीं देता। समझ गया। डी इज कलरलेस, ई इज नियर कलरलेस, DEF समझ गया। ये ऐसे होते हैं बेस्ट ऑफ द पीसेस। DEF में कोई प्रॉब्लम नहीं है। GHIJ नेक्स्ट सेगमेंट होता है, इसमें से आप कोई भी डायमंड ले सकते हो। इसमें पीलापन होता है थोड़ा। इसमें हल्का सा येलो स्टोन आएगा या ब्राउनिश स्टोन आएगा। जनरली 2 कलर चलते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज में LC और LB बोला जाता है, ठीक है, ब्राउनिश और क्रीमिश, ठीक है, एक लेमन टर्म में। समझ। सो वो टोन दोनों होंगी। उसमें से अब ये डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है। सो जो G कलर है, G फॉर गोवा, दैट विल बी हैविंग लेस इंटेंसिटी ऑफ क्रीमिश और ब्राउनिश कलर इन कंपैरिजन टू J कलर। समझ। राइट, तो वो आपको ह्यू डिपेंड करेगी कि कितना इंटेंसिटी है। तो आपने कलर देखा कि मेरे को HI कलर मैंने ले लिया, वो नेकेड आई से आपको पीलापन नहीं दिखाई देगा, दैट इज ओके। राइट, आपको DEF के ब्रांड पे जाने की जरूरत नहीं है। अगेन देन यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड वैल्यू। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है क्लैरिटी का। अब क्लैरिटी में क्या होता है कि आपने VVS या फ्लोलेस, सबसे ऊपर होती है फ्लोलेस, कि आपके डायमंड पे अंदर और बाहर कहीं पे कोई भी स्पॉट नहीं है, 0 स्पॉट। राइट, बिल्कुल 6 सिग्मा। तो अगर 0 स्पॉट है तो वो फ्लोलेस होता है। उसके बाद होता है इंटरनली फ्लोलेस, मतलब बाहर कुछ नहीं है, अंदर कोई छोटा ऐसा स्पॉट की अगर आप एक ऑल पिन को ड्रॉप करेंगे इंक में डिप करके, तो वो जितना बिल्कुल माइक्रॉन्स में जो स्पॉट आएगा उतना स्पॉट होगा इंटरनली फ्लोलेस में। उसके बाद आता है VVS 1 और 2, वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड 1 and 2। अब इनमें क्या होता है कि वैसे ही पिन पॉइंट वाले स्पॉट 2 हो सकते हैं, वो भी आपको नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देंगे, 10x जूम करके भी दिखाई नहीं देंगे आप। अच्छा, मतलब इतने बारीक होते हैं वो स्पॉट, इवन एक ग्रेडर को भी बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। देन कम्स VS 1 and 2, वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड 1 and 2। इनमें वो स्पॉट थोड़े से बड़े हो जाते हैं और नंबर ऑफ स्पॉट्स 2 की जगह पे 3 हो जाएंगे। अभी भी वो स्पॉट आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। अच्छा। तो अब आता है SI1, SI2। SI1 के स्पॉट शायद आपको नेकेड आई से दिखाई दे जाएं अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। और SI2 के स्पॉट्स आपको इजीली दिखाई दे जाते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि SI1 तक के भी डायमंड एक आम कंज्यूमर के लिए सफिशिएंटली गुड होते हैं, रीजनेबली गुड होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके नीचे क्लैरिटी आती है I1, I2। I1 के डायमंड जो होते हैं वो गंदे डायमंड होते हैं। उसमें आता है बड़े बड़े स्पॉट होंगे, वो नेकेड आई से आपको तुरंत दिखाई देंगे, लाइट जब उस पर जारी होगी और वापस आते हुए रिफ्रैक्ट हो जाएगी इधर उधर, और अच्छे से वो चमकेंगे नहीं। अब वो इम्प्योरिटीज जो है वो डायमंड की चमक को हिंडर कर रहे हैं, वहां पे आपको नहीं जाना। ठीक है। तो SI1 तक हम रह सकते हैं। तो VVS 1 से लेके SI1। VVS 1 बहुत एक्सपेंसिव होंगे, श्योर। तो हमें VS2, SI1 यहाँ पे हम ले सकते हैं। इधर हम HI कलर ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे डायमंड्स होते हैं, रीजनेबली अफोर्डेबल होते हैं कि आप ले भी सकते हैं, और आपने इन्फीरियर क्वालिटी भी नहीं ली। ये दीज आर सुपीरियर डायमंड, नॉट द बेस्ट वंस बट द गुड वंस। राइट, तो हमने कैरेट देखना है सबसे पहले, कलर देखना है, हम HI में रहें, क्लैरिटी हमने देखनी है कि हम VS2 या SI1 ले लें तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप आजकल ज्वेलर्स के पास जैसे कैरेट मीटर होता है, ऐसे ही कुछ ज्वेलर्स ने माइक्रोस्कोप लगा लिए हैं, मैग्नीफायर्स लगा लिए हैं, और उनके पास तमाम तरह के ग्लासेस होते हैं, लेंसेज, उनसे आप देख सकते हैं खुद भी कि आपको कोई स्पॉट ऐसे नेकेड ऐसे दिखाई तो नहीं देते। उसके बाद फिर लास्ट में आता है कट। कट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कट की वजह से ही चमक आती है। रफ डायमंड में तो कोई चमक होती नहीं, इट लुक्स लाइक ए मिश्री का पत्थर है। हाँ। पत्थर है। तो वो कट जो उसको करते हैं तो उसी से उसकी प्रोपोर्शन, सही प्रोपोर्शन में कट करेंगे तो वो चमक आएगी। तो कट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए अपना डायमंड लें। फिर आजकल डिफरेंट तरह के कट्स भी चल रहे हैं,
राउंड शेप का डायमंड है, एमरल्ड शेप है, प्रिंसेस है, कुशन है, एस्चर है, मार्किश है, ओवल है, हार्ट है, और कस्टमाइजेशन भी होने लगी। आपको गन शेप का पीस चाहिए, आपको कोई मोदी की शक्ल में पीस चाहिए, तो सब तरह के डायमंड्स चल रहे हैं। पर्सनलाइज चाहिए, मतलब अपने फेस का कुछ चाहिए, अपने या फेस का फिर कुछ चाहिए, तो वो भी कट बन जाते हैं जैसा भी आपको चाहिए। लेकिन अब वो क्या है ना कि जैसे सबसे पहले आपके पास ब्लू, ब्लैक और डेनिम होनी जरूरी है, उसके बाद आप दूसरी कलर की पैंट लोगे। तो सेम गोज विद द डायमंड्स ऑल्सो, कि सबसे पहले सबसे कॉमन चीज राउंड डायमंड है, वो आपकी वार्डरोब में होना बहुत जरूरी है। आपने अपने एक लेडी ने 2 कानों के सॉलिटेयर्स ले लिए, एक हाथ के लिए ले लिया, गले के लिए कुछ अच्छा बनवा लिया। जब आपके पास ये चीजें हो जाती तब यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द शेप्स, ठीक। राइट। अच्छा, अब मैं ना इंटरेस्टिंग 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा जी। आपसे। अब देखिए, गोल्ड में तो बड़ा सिंपल है कि आपने प्योरिटी कैरेट के हिसाब से रेट्स को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 4x4 मतलब मैट्रिक्स है एक तरीके से, जी। कि कोई कलर हो सकता है, कोई कट हो सकता है, कोई मतलब इतना मुश्किल मैट्रिक्स है ये, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकता है। अब इसकी प्राइसिंग का कैसे पता चले कि मेरे साथ गलत प्राइसिंग तो नहीं हो रही है कहीं? एग्जैक्टली वही मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला कि डायमंड की प्राइसिंग के कोई मैट्रिक्स नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है कि आपने ये कलर, ये क्लैरिटी लिया और आपका छोटे वाले डायमंड्स। अभी हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, अभी हम सॉलिटेयर्स पे आएंगे, उसकी मैट्रिक्स है, राइट। तो छोटे वाले डायमंड्स में आपको ऑब्वियसली 4 जगह कंपेयर करके, कलर क्लैरिटी को समझ के, जज करके ही लेना चाहिए। ठीक है। एक मेन इंपॉर्टेंट बात डायमंड्स में भी है, जैसे गोल्ड में हमें बिना हॉलमार्किंग के और बिना बिल के सामान नहीं लेना चाहिए, सेम गोज विद डायमंड्स ऑल्सो, हमें बिना सर्टिफिकेशन के और बिना बिल के डायमंड्स का सामान भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो मैंने मुंह से बोला कि मेरा कलर एच है, और उस सॉलिटर का कलर कभी भी जे से ऊपर होगा ही नहीं। समझ गया। बिकॉज मैं एग्जेजरेट करके ही बताऊंगा ताकि मुझे हायर वैल्यू मिल जाए, राइट। सो इफ माई डायमंड इज एच, इट हैज टू बी एच सर्टिफाइड, राइट। सो वो हमें सर्टिफिकेशन जरूर लेना है। 2-3 ही लैब हैं जिनके सर्टिफिकेशन वैलिड है। सबसे पहले IGI है, मोस्ट कॉमन, फिर GIA है, दिस इज द बेस्ट वन, बट थोड़ी कॉमन कम है बिकॉज एक्सपेंसिव है, फिर HRD है। ये 3 लेबोरेटरी ऐसी हैं जो ग्लोबल लेबोरेटरीज हैं, वर्ल्ड ओवर ट्रेडेबल डायमंड्स होते हैं इनके, और इनका सर्टिफिकेट का नंबर डायमंड के ऊपर इनग्रेव्ड होता है साइलेंटली, जो वैसे विजिबल नहीं होता बट आई ग्लास से विजिबल हो जाता है। तो वो डायमंड आपका जो है वो यूनिक नंबर के साथ होता है। उसको भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके रीवेरीफाई कर सकते हो कि यू हैव बीन गिवन द सेम डायमंड विच सर्टिफिकेट यू आर कैरिंग, and it has this color, this clarity and this cut and this carat. So everything is written on that. वो आप री-वेरीफाई करो, बिल्कुल बिना हेजिटेट करे ज्वेलर को बोलो कि मुझे वो नंबर मैग्नीफाई करके इजीली रीड कराएं, तब मेरी अंगूठी में लगाएं। अंगूठी में लगाने के बाद फिर से रीड कराएं, डबल चेक करें, सब कुछ अश्योर करें, बिल लें, बिल पे नंबर एनग्रेव कराएं, उसके बाद अपना ज्वेलरी लें। तो आपके साथ चीटिंग हो ही नहीं सकती। सो एटलीस्ट यू आर हैविंग ओरिजिनल डायमंड्स, और जितना कलर क्लैरिटी के आपने पैसे दिए हैं वही डायमंड आपके पास है। फर्स्ट थिंग तो आपने ये श्योर कर लिया कि आपके साथ चीटिंग नहीं हो रही, आपके साथ कोई स्कैम और फ्रॉड नहीं हो रहा। अब आती है बात प्राइसिंग की कि आपने महंगा लिया है सस्ता लिया। अब उसके लिए क्या होता है, एक रैपापोर्ट रिपोर्ट होती है, हर फ्राइडे को वो रिपोर्ट इशू होती है, और उससे ही पूरे वर्ल्ड में डायमंड की मार्केट के प्राइसेस एस्टेब्लिश होते हैं। मार्टिन रैपापोर्ट करके पर्सन है जो ये रिपोर्ट उनकी कंपनी इशू करती है, और पूरे वर्ल्ड की डायमंड की प्राइसिंग इसी रिपोर्ट पे चलती है। ठीक है। सो यू कैन आस्क योर ज्वेलर कि आप मुझे रैपापोर्ट रिपोर्ट दिखाइए लेटेस्ट, इस फ्राइडे की क्या है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप, उसमें मैट्रिक्स होता है कलर क्लैरिटी एंड साइज का, आप टेबल पे आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका कौन सा कलर, कौन सी क्लैरिटी, कौन सा साइज है, और उसका कितना प्राइस होगा। वो प्राइस आता है डॉलर्स पर कैरेट में, $100 पर कैरेट। ठीक है। तो मान लो आपका प्राइस है $5000 पर कैरेट, आपने उसको डॉलर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया। अब इसके ऊपर डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अच्छा। अब कोई डिस्काउंट हो सकता है 20% है, कोई 30% है, कोई 40% है। अरे यहाँ पे इतना वेरिएशन होता है डिपेंडिंग ऑन अदर सेवरल फैक्टर्स। बाप रे। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जिसको अब इसके बाद आगे का समझाने के लिए आपको फिर पूरा जेमोलॉजी समझ गया, हाँ। ग्रेजुएट होना पड़ेगा, जेमोलॉजी करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। उसमें प्लेसमेंट ऑफ इंक्लूजन होता है कि सेंटर में इंक्लूजन है तो वो सस्ता होगा पीस। अगर SI1 का एक पीस है उसमें स्लाइटली इंक्लूजन होंगी, अब वो इंक्लूजन बिल्कुल टेबल के सेंटर में है तो पीस सस्ता हो जाएगा। अगर थोड़ा साइड में होंगी जो नेकेड ऐसे विजिबल नहीं हो रही है तो वो महंगा हो जाएगा। वो इंक्लूजन अगर ब्लैक है तो सस्ता हो जाएगा, वाइट है तो दब गई तो महंगा हो जाएगा। ऐसे और फैक्टर्स होते हैं। टेबल आपकी थोड़ी ऑफ सेंटर है, टेढ़ा कटा हुआ है डायमंड के वेट को प्रिजर्व करना होता है हमें जब हम उसको रफ में से काटते हैं। तो काटते हुए जो कटर होता है उसका डायमंड का, वो कारीगर ये देखता है कि मुझे वेट मैक्सिमम निकालना है। अच्छा, उसका ऑब्जेक्टिव वेट है। हाँ, जनरली 1 कैरेट का पीस निकालने के लिए हमें 3 कैरेट की रफ लेनी पड़ती है। अच्छा। इतनी वेस्टेज हो जाती है। फिर बाकी में से छोटे छोटे पीस और निकलते हैं। 100 होता है पहले लेजर से, डायमंड की रफ को 100 करते हैं, फिर उसको पॉलिश करते हैं, कटिंग करते हैं। तो वो ये देख रहा होता है कि मेरे को कट चाहे वीक हो जाए लेकिन मेरे को साइज बड़ा मिल जाए। उस चक्कर में वो थोड़ा सा मार खा जाता है तो पीस सस्ता निकलता है।
बेस्ट ऑफ द पीस होगा तो महंगा होगा। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं। फिर उसकी माइनिंग कहाँ से हो रही है। जैसे हम इटालियन पत्थर घर के लिए लेने जाते हैं तो हमें पता है कि भाई कुछ माइंस ऐसी हैं जहाँ का पत्थर महंगा होता है, जैसे सतवारियो हो गया, है ना, वो एक पत्थर आता है माइकल एंजेलो करके, उसकी मैंने सुना था 2 माइंस होती हैं, एक सोलोबेमा है, एक एफा है। तो डिपेंड की कौन सी माइन का पत्थर कैसा होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। कुछ माइंस ऐसी हैं जिनके पत्थर ग्रीनिश होते हैं, तो वो ग्रीनिश पत्थर जिम्बाब्वे बोलते हैं जनरली उनको, तो वो पत्थर अच्छे नहीं होते, वो थोड़ा टिंट पकड़ते हैं ग्रीन कलर का, ब्लैकिश लगते हैं। कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन माइंस के, रशियन माइंस के पत्थर होते हैं ऐसे पिंक से पत्थर होते हैं, बहुत सुंदर पत्थर होते हैं, पिंकी स्टोन होती है हल्की सी, तो वो वाइटनेस को और बढ़ाती है। तो इस तरह से हमें जज करना पड़ता है, वो फिर एक एक्सपर्ट ही जज कर सकता है। दैट इज़ आई ऑलवेज से कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए 50%, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ज्वेलर पे भी रखिए कि अगर आप उसको 2 पैसे का मार्जिन ठीक देंगे तो वो आपको, वो भी कमाने के लिए बैठा है, तो वो आपको चीज़ भी दिल से देगा, अच्छी देगा, और वो आपके जनरेशन तक काम आएगी। सो अगेन हम समराइज करते हैं डायमंड्स को, आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपने ज्वेलर पे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी भी डायमंड के डॉक्टर नहीं बन सकते। बहुत वेरिएबल्स हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, और डायमंड एक लग्जरी प्रोडक्ट है, उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए समझ के ना लीजिए। ऑल्दो ये भी एक ओनली रिटेल प्रोडक्ट है लग्जरी में जो रिफंडेबल है, जिसको आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे कुछ तो रिटर्न मिलेगा, और जनरली ज्वेलर्स 100% या 90% रिफंड देते ही हैं, बस आपको उसी ज्वेलर पे रिफंड मिलेगा, राइट। तो इन्वेस्टेबल भी है, तो डायमंड लग्जरी है बट साथ साथ इन्वेस्टेबल है। आप जरूर लें, अपने फैशन को पूरा कीजिए, जिंदगी जीनी भी जरूरी है साथ साथ। आप ये नहीं सोच सकते ना कि रोटी छोड़ के मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहूँ, राइट। सो मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। मैं एक इधर एक क्वेश्चन करने वाला था कि जैसे दिल्ली बेली एक मूवी आई थी जी, तो उसमें उनको डायमंड्स मिल जाते हैं, तो जब वो डायमंड्स देने जाते हैं तो उनको शायद वो बोलता है कि मैं 90 लाख में लूंगा, जब वो वापस लेने जाते हैं बोलता है मैं 2 करोड़ में दूंगा। हाँ। तो ये परेशानी लोगों के साथ भी आती है कि जब वापस करने जाते हैं तो 40, 50, 60% तक डायमंड सडनली वैल्यू लूज कर जाता है। देखिए, हर आदमी जब भी बिजनेस करता है ना, तो वो मेरे को लगता है कि बिजनेस कर रहा है तो धंधे के लिए कर रहा है, कमाने के लिए कर रहा है। तो गोल्ड में 92% तो गोल्ड सिक्योर हो गया कि उसमें तो कोई कुछ कमा नहीं सकता। अब वो 2-4% का ही गेम रह गया। डायमंड्स एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें कुछ कमाने के लिए जगह है, बिकॉज उसके पैरामीटर्स नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है। सिमिलरली पोल्की में इससे ज़्यादा और जगह है, क्योंकि वो और ज़्यादा कम प्रेडिक्टेबल है कि इसके अंदर क्या प्योरिटीज़ है, क्या नहीं है, सर्टिफिकेबल नहीं है, उसमें तमाम तरह की बाद में ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से पोल्की की क्वालिटी को एनहांस कर देते हैं। तो वहाँ पे वो वीकनेस आती है। फिर स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स है, रेयर जेम स्टोन्स आर इवन कॉस्टलियर देन डायमंड्स। वहाँ पे भी ज्वेलर्स के लिए कमाने की बहुत जगह होती है, क्योंकि उसके भी पैरामीटर्स एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। तो कंज्यूमर को ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो 70-80% कंजप्शन है वो गोल्ड में ही होती है। जब उसके लिए एक पहनने की बात आती है, जो वेयरेबल ज्वेलरी होती है, तो 70-80% उसकी कैपिटल सिक्योर हो गई। अब 30% में उसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा कि हम इसके डॉक्टर नहीं बन सकते। इट्स लाइक अ लग्जरी हैंडबैग, इट्स लाइक अ लग्जरी हैंडबैग, और मैं ये अपने शौक के लिए खरीद रहा हूँ। ठीक है। स्टिल लग्जरी हैंडबैग इज नॉट ट्रेडेबल, वो रिटर्न नहीं, वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं है। आप डायमंड्स या ज्वेलरी में पोल की वोल की जो भी ले रहे हैं, उसकी कम से कम कुछ रिटर्न वैल्यू तो है। मैं समझता हूँ कि जिस ज्वेलर से आपने लिया वो 90 नहीं तो 80 देगा। वो बंद हो गया, उसके जनरेशन खत्म हो गई, उसने आगे काम नहीं किया, आप किसी और पे गए तो 50% दे देगा। एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग। भाई सिंपल सी बात है, आपने 1 करोड़ की मर्सिडीज ली तो वो 1 साल में ऑलरेडी 70 लाख की तो हो ही जाती है। तो आपको भूलना पड़ता है, आपकी जिंदगी भर मिल जाएंगे। हाँ, राइट, ट्रू। तो डायमंड्स में मैं 100% ये बोलता हूँ कि इट इज नॉट इन्वेस्टेबल गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, बट स्टिल इट इज बेटर देन अदर लग्जरीज। ठीक, चलो एक मैं आपसे 2 इधर क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मुझे डायमंड में इन्वेस्ट करना है जी, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू भी बढ़े डायमंड की, तो वो क्या 4 C's में कौन सा आइडियल मिक्स होगा? सर्टिफाइड डायमंड्स लीजिए, ठीक है, सॉलिटेयर्स लीजिए, और अच्छी जगह से लीजिए, अच्छे पीसेस लीजिए, वो वैल्यू हमेशा अपनी। ये सॉलिटेयर और नॉर्मल डायमंड के बीच में क्या फर्क है? सॉलिटेयर इज जस्ट लाइक ए साइज। 1 carat and above are called solitaires, and 1 carat and below are not called solitaires, they are called general diamonds। ठीक है, उनको हम पॉइंटर्स बोल देते हैं या डोजियर्स बोल देते हैं। तो सॉलिटेयर्स बड़े डायमंड्स को बोलते हैं। तो बड़े डायमंड्स क्या होते हैं, वो अपनी वैल्यू रखते हैं, सर्टिफिकेट नंबर उन पे इनग्रेव होता है, उनको इजीली आप ट्रेड कर सकते हो, उनको निकाल के उनको जज करना और पैरामीटराइज करना बहुत इजी है कि आप उनकी वैल्यू को मैट्रिक्स में डाल के आप निकाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू का है। अच्छा, एक डायमंड में और वर्ड यूज होता है फॉरएवर मार्क। तो ये फॉरएवर मार्क क्या है और मतलब हाउ डज इट ऑपरेट? सर, जैसे एक डी बियर्स करके बहुत बड़ी कंपनी है डायमंड्स की, तो मेरे ख्याल से लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे डायमंड आइडेंटिफाई करके उनको एक अलग से उनको एक इन्वेंट्री बनाई कि जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, जिनको अच्छे कलर अच्छे क्लैरिटी के बाद भी
कुछ और ऐसा चाहिए कि मेरे डायमंड्स हैज़ टू बी द बेस्ट, तो वो फॉरएवर मार्क के डायमंड्स हैं। उनमें क्या होता है कि एक स्पेशल कट होता है हार्ट एंड एरोज। ओके, मतलब डायमंड को जब हम काटते हैं, राउंड शेप बनाते हैं, तो उसके 57 फेसेट्स होते हैं। उस 57 फेसेट्स को इतनी साइंटिस्ट थे एक टॉलकॉस की, उन्होंने एक प्रपोर्शन दिया था, उसको टॉलकॉस की प्रपोर्शन बोलते हैं, वो बेस्ट प्रपोर्शन होते हैं। तो उनको उसी एग्जैक्ट प्रपोर्शंस में काटें, ये ना देखते हुए कि मुझे साइज अच्छा लेना है या मुझे प्रिजर्व करना है डायमंड के वेट को, मुझे बेस्ट ऑफ द डायमंड काटना है। तो जब वो हम बेस्ट ऑफ द डायमंड कट करते हैं, तो उसकी जब हम रिफ्लेक्शन टेबल टॉप देखते हैं तो उसमें एरोज बनते हैं, और बॉटम डाउन देखते हैं तो उसमें हार्ट्स बनते हैं अच्छा, शैडो में। सो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा शैडो इफेक्ट आता है उसमें, तो उसको हार्ट एंड एरोज कट बोला जाता है। ऐसे डायमंड्स को और कुछ और क्वालिटीफाई ऐसा किया है उन्होंने, डीबीएर्स वालों ने, और उन्होंने उस पर लेजर से मार्क लिख दिया। जैसे आप आई ग्लासेस में या इसमें कालजीज के चश्मे लेते हैं तो उस पर छोटा आ जाता है, हाँ। लेजर मार्क होता है, तो ऐसे ही उन्होंने डीबीएस ने उस पे फॉरएवर मार्क कर रखा है। सो दे आर अनदर ब्रांडिंग काइंड ऑफ थिंग, Got it. कि आपको बहुत But it's very rare, मतलब। इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी वेरी रेयर। तो अगर आपको बहुत आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं कि मुझे बट does it make a good investment? नो, इट डजंट मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट Okay, अगेन, ठीक। बिकॉज जो भी जितना आप लग्जरी में ऊपर जाते जाएंगे, जितना ब्रांड वैल्यू को आप पैसे देते जाएंगे उतना, क्योंकि टेंजिबल वैल्यू तो उतनी है ना, हाँ, टेंजिबल वैल्यू उतनी ही है जितनी आपको मार्केट में पैसे मिलेंगे उसके। समझ गया। डीबीएस इज नॉट गोइंग टू गिव यू बैक हाँ, फॉर वो मनी फॉर द फॉरएवर मार्क, समझ गया, दे विल चार्ज फॉर इट बट दे विल नॉट गिव यू गोना गिव यू बैक। समझ गया। तो वो एक सर्टिफिकेशन का एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो Exactly. आपको रिफंडेबल नहीं है। तो नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हैं, मत देख रहे हैं, वैनिटी के एंगल से देख रहे हैं, तो देखा जा Exactly, सकता है। ठीक। exactly. अच्छा, अब एक कैटेगरी जो बहुत जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है लैब ग्रोन डायमंड। बिल्कुल। और लोग जो डायमंड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो एलजीडीज पे जा रहे हैं, और सबसे मजेदार बात है, कहीं सुनने आ रहा है कि 80-90% तक सस्ते मिल जाते हैं। तो अब ये लैब ग्रोन डायमंड्स क्या है, और कैसे उसको एक रिटेल इन्वेस्टर को, बायर को यूज करना चाहिए? देखिए, अब तो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी इसके बारे में भी अवेयरनेस आ गई है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स ऑब्वियसली लैब में मेड डायमंड्स हैं, उनको लैब ग्रोन डायमंड्स बोले जाते हैं। अब मुझे लगता है लैब ग्रोन नहीं बोलना चाहिए, उनको फैक्ट्री मेड बोलना चाहिए, बिकॉज अब ऐसा तो कोई रेयरिटी रही नहीं है। मतलब अगर हम 3-4 साल पहले की बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड्स उसी रैपरपोर्ट रिपोर्ट से कैलकुलेट होते थे, सेम मैट्रिक्स पे जिस पे डायमंड कैलकुलेट होते थे। ओह, सो इफ ए नेचुरल डायमंड वाज ट्रेडेड एट 40% डिस्काउंट vis-a-vis रैपरपोर्ट रिपोर्ट, प्राइस, हाँ, तो लैब ग्रोन डायमंड वाज ट्रेडेड एट 70% डिस्काउंट। समझ गया। बट बेंचमार्क सेम था। बेंचमार्क सेम था, लेकिन उस टाइम पे उसकी बहुत वैल्यू थी। जी। सो जिस तरह से डायमंड, नेचुरल डायमंड के प्राइसेस डेप्रिशिएट हुए हैं ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, उसी तरह लैब ग्रोन डायमंड्स के प्राइसेस भी डेप्रिशिएट हुए हैं। मतलब 1 कैरेट का लैब ग्रोन मुझे याद है हमने 50-60 हज़ार में भी खरीदा है, 80 हज़ार में भी खरीदा है, 1 लाख में भी खरीदा है लैब ग्रोन डायमंड, जो आज शायद 15-20 हज़ार में भी मिल जाता है विद सेम कट क्लैरिटी, विद सेम कट क्लैरिटी, और इवन द बेटर कट क्लैरिटी। क्योंकि अब लैब ग्रोन चीज़ जो हम मैन मेड चीज़ बना रहे हैं विच इज़ नॉट नेचुरल, तो उसमें तो हम ऐसी चीज़ बनाएंगे विच इज़ द बेस्ट ऑफ द कलर द क्लैरिटी, राइट? वो तो हमारे हाथ में, तो नेचर का कंस्ट्रेंट ही नहीं रहा, नेचर कंस्ट्रेंट ही नहीं है। थोड़ा सा है कंस्ट्रेंट, क्योंकि उसके लिए हमें सीड तो नेचुरल ही यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो जिससे लैब ग्रोन दोबारा इवेपोरेट होके केमिकल्स, उसके सीवीडी बोला जाता है इसको, केमिकल वेपर डिपोजिशन। ओके, सो हम एक नेचुरल सीड लेते हैं डायमंड का, उससे उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, और उससे उसके वेपराइजेशन हो जाती है, कार्बन उसका पूरा वेपराइज हो जाता है, उसको फिर हम कंडेंस करके डिपॉजिट कर लेते हैं, तो एक रॉ फॉर्म में हमें दूसरा टुकड़ा मिल जाता है बड़ा, समझ गया। और फिर उसको कट एंड पॉलिश सेम तरीके से किया जाता है जैसे डायमंड को करते हैं। अच्छा, तो इस तरह से हमें लैब ग्रोन डायमंड्स मिलते हैं। अब मुझे ये लगता है कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स उनके चलन को देखते हुए नेचुरल एंड लैब ग्रोन बोथ डायमंड्स विल गोइंग टू बी विल बी स्टेइंग इन द मार्केट। दोनों के कंज्यूमर्स अलग अलग होंगे। जैसे हम लग्जरी हैंडबैग्स की बात करते हैं तो दे आर डुप्लीकेट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो ओरिजिनल को पहनने वाले भी लोग हैं, 3 लाख का बैग खरीदने वाले, और 3,000 वाले भी लोग हैं जी। तो इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है हमारे पास। तो नेचुरल डायमंड्स की मार्केट भी है, जो अपने लिए क्वालिटी कॉन्शियस हैं या ब्रांड कॉन्शियस है तो वो नेचुरल पहनते हैं। और बहुत बड़ी मार्केट ऐसी है जिनको शो ऑफ करना है बट दे कैन नॉट अफोर्ड, सो दे आर वेयरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स। तो दोनों चीज़ें रहेंगी, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। आपकी आत्मा को जिससे शांति मिलती हो, पैसे खर्च करके मिलती है, तो जिससे मिल जाए वो पहनिए। ठीक। अच्छा, अब जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स में अगेन प्राइसिंग का इशू है, बिकॉज कोई सेट प्राइसिंग तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो अगेन वी गो फॉर 3-4 शॉप्स एंड चेक इट, वैसे ही करना पड़ेगा या और कोई तरीका है बेटर इससे? मेरे को नहीं लगता, यही तरीका है। आपको Okay. 3-4 ब्रांड्स पे आपने चेक किया, आपको जहाँ पे डिज़ाइन अच्छा लगा, आपने प्राइस कंपैरिजन किया है, उनकी सबकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। अभी एक कॉर्पोरेट प्लेयर टाटा ने एंट्री की है लैब ग्रोन डायमंड्स में बियॉन्ड करके। ठीक है। तो अब मार्केट को लग रहा है कि थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन आएगी, क्योंकि अभी तक सारे ही मिड लेवल प्लेयर्स थे। समझ गया। कोई भी बड़ा ब्रांड, अपॉर्चुनिस्टिक वो थे, प्लेयर्स थे जो आ रहे थे। कोई भी बड़ा ब्रांड अभी तक एंटर नहीं कर रहा था, लेकिन अभी टाटा ने एंटर किया है। अब आप देखिए टाटा ने भी,
क्यों मैं बोलता हूँ कि लैब ग्रोन अलग से चलेगा, टाटा के पास ऑलरेडी 4 या 5 ब्रांड्स हैं ज्वेलरी जी। में। जोया है, तनिष्क है, कैरेटलिन है, मिया है। उसके बाद उन्होंने अपने लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए पहले तो उन्होंने वेस्ट साइड वाले स्टोर्स पे रखा, फिर उन्होंने बियॉन का थोड़ा चलन देखा, उसके बाद बियॉन के इंडिपेंडेंट स्टोर्स लॉन्च किए। गॉट इट। सो बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, वी कैन नेवर कंपेयर इट विद द नेचुरल डायमंड्स, डिफरेंट चीज़ है। ऐसे तो स्वरोस्की भी मिलती है, सेम दिखती है बिल्कुल डायमंड जैसी। ऐसे मोजोनाइट भी चला था, चार्ल्स एंड कोवर्ट करके एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे मोजोनाइट ऐसे हैं जो दुनिया में डायमंड खत्म कर देंगे, और एक बार बहुत चला भी, तो वो 30,000 रुपये में जो उस टाइम पे मोजोनाइट बिकता था, आज 300 रुपये में भी नहीं बिकता। सो समझिए आप, कंज्यूमर का माइंडसेट ये होता है कि जब वो लग्जरी खरीद रहा होता है तो उसको कुछ पैसे दे के ही उसकी दिमाग को और आत्मा को शांति मिलती है कि हमने ये पैसे खर्च किए हैं, नाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, राइट। इट इज़ अबाउट द एक्सक्लूसिविटी। आप, मेरे को लगता है कि इंडियन कंज्यूमर मार्केट में एक्सक्लूसिविटी का चलन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। पीपल आर गोइंग टू पे फॉर एक्सक्लूसिविटी इवन हायर। मतलब जैसे लोग टिफिनी एज अ ब्रांड को बहुत पैसा दे, प्रीमियम दे देते हैं। वो हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे आप थिएटर्स में जाते हैं, 500 रुपये वाले थिएटर की टिकट जो है, आपको अगर एक्सक्लूसिविटी चाहिए तो आप पीवीआर ल्यूक्स में जाएंगे। True. क्योंकि आपको लगता है कि मैंने 2000 दिए हैं, डायरेक्टर्स कट में जाएंगे कि अब मेरे को क्राउड वही मिल रहा है जो मेरे लेवल का क्राउड है। मतलब इंडियंस, हायर क्लास ऑफ इंडियंस डोंट वांट टू इंटरमिंगल विद द लोअर क्लास ऑफ इंडियंस, राइट। मतलब वो चाहे बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सो दे वांट एक्सक्लूसिविटी। हर जन का जो पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो अपना ऑडियंस चाहता है, राइट। सो हमें ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि एवरीथिंग इज रोमिंग अराउंड द पेइंग कैपेसिटी जी। तो पेइंग कैपेसिटी ही तो हमें डिफरेंशिएट कर रही है बाकी दुनिया से। तो बेसिकली मैसेज बड़ा क्लियर है कि जब आप ज्वेलरी किसी भी फॉर्म की खरीदने जा रहे हैं जी, ऑलवेज कंसिडर इट एज एन एक्सपेंस एंड एन एक्सपीरियंस। गोल्ड को छोड़ के, गोल्ड में एक इनहेरेंट वैल्यू है, गोल्ड में पर उस पर भी आपने कहा कि जैसे जैसे आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपको मेकिंग के लिए आंखें बंद करनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप या तो कहीं ना कहीं चीटेड फील करेंगे, आपके साथ स्कैम होगा, या आप घटिया ज्वेलरी ले आएंगे। गॉट इट। तो आपको थोड़ा सा माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा, बहुत सारी अवेयरनेस। मतलब टू मच ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस ना। जैसे क्या हुआ, जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने डायमंड्स को ना एज ए मार्केट समझा था। मतलब आई स्टेड 2 months विद सूरत डीलर इन सूरत, डायमंड डीलर के पास बैठा, उसको समझा, काम करना शुरू कर दिया। 1-2 साल के बाद ना मैंने GIA का एक कोर्स कर लिया डायमंड्स का। तो जैसे ही मैंने वो कोर्स कर लिया, मुझे इतना सब कुछ पता चल गया, मैं 2-3 महीने डायमंड ही नहीं खरीद पाया। तो मेरे वेंडर्स बोलने लगे, भैया आप हाथ जुड़वा लो, अब इससे ज़्यादा मत देखो, माल ना खरीद पाओगे ना बेच पाओगे जी। सो सिमिलरली जो एंड कंज्यूमर के साथ अभी सोशल मीडिया के थ्रू जो बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज हो रही है ना, उसकी वजह से कंज्यूमर जो है डेटा पॉइजन हो रहा है। उसको कंफ्यूजन हो रही है कि यार 2% मेकिंग, 4% मेकिंग, स्टोन का वेट, पोल की मैं क्या करूँ, इतना ग्रेडिंग देखूँ, ये करूँ वो करूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थोड़ा ना बन सकते हैं, यू हैव टू सरेंडर टू द डॉक्टर, ट्रू, राइट। सो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्वेलरी पे रखना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर यू डाइवर्सिफाई। आप 3-4 लोगों से मिल लो, 3-4 ब्रांड से बात मैं करो। अभी भी ये कह रहा हूँ, आपको कहीं पे भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। 50% नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए। 100% आप बन भी नहीं सकते, भगवान नहीं बन सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोर्स सालों में सीखा जाता है वो 2 घंटे के पॉडकास्ट मैंने 22 साल में अगर कोई चीज़ की ज्वेलरी की नॉलेज अटेन की है, आप इंटेलेक्चुअल हो, आपके पास हो सकता है उस 22 साल का सारांश आपके पास 2 घंटे में कुछ ज्यादा आ जाएगा। लेकिन एक जो लेमैन है उसको तो वो चीजें समझ में आ ही नहीं सकती। ट्रू। तो सर इसके ऊपर तो फिर एक अलग एपिसोड बनता है। बिल्कुल बनता क्योंकि है, भाई क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतनी है। जब रिटेल कंज्यूमर के लिए एक एपिसोड पूरा बनता है, तो जब बिजनेस करना है तो और बड़ा एपिसोड बनता है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं, अगर आपको चाहिए कि मैं सुमित जी के साथ फिर से एक एपिसोड करूं जिसमें हम बात करें कि कैसे उन्होंने ये बिजनेस बनाया, और अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस है, कैपिटल के अलावा भी और क्या चीज़ें होती हैं जो एक रिटेलर को देखनी चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी ज्वेलरी बिजनेस में तो आपको भी बहुत सीखने मिल जाएगा। चाहते हैं तो नीचे गोल्ड लिख दीजिए, हम आपके लिए एक एपिसोड लेके आ जाएंगे। थैंक यू सुमित जी, और आपने यहाँ पे इतना टाइम दिया मुझे और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। आई एम श्योर अब मैं अगली बार डायमंड गोल्ड खरीदने जाऊंगा तो कुछ चीज़ें मेरे माइंड में भी चल रही होंगी। बिल्कुल, वो हर किसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो यानी आपने एपिसोड कंप्लीटली देख लिया है। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं सुमित को फिर से इन्वाइट करने की कोशिश करूंगा और आपके प्रश्नों के जवाब लेने की भी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को एटलीस्ट अपनी फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज इस तरीके की मास्टर क्लास जहां पे हमने टोटली डिकोड कर दिया है कि बाइंग कैसे करनी है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड्स में, वो कहीं एक जगह पे आपको नहीं मिलती है। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।